तो स्वागत है आप सबका प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और खास सेलिब्रिटी गेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जिनका चेहरा जितना जाना पहचाना है, उनकी दमदार आवाज़ उससे भी ज़्यादा जहन में बसी हुई है हमारे, जिनको हम हिंदी डबिंग में कभी एक्समैन के विलन बॉलीवुड ट्रास के रूप में सुन चुके हैं। वाकई एक अद्भुत प्राणी है। इसके जीन्स म्यूटेशन के सारे राज खोल सकते हैं। मुझे और सैंपल चाहिए। कभी उन्हें हमने फैंटास्टिक फोर के सिल्वर सर्फर के रूप में सुना। उसे कई नामों से जाना जाता है। हम उसे कहते हैं गैलेक्टस। तो कभी अवतार के विलन माइल्स के रूप में। अब मैं वो आदमी नहीं हूं, पर मेरे पास उसकी यादें हैं। इवन हनुमान मूवी में हनुमान जी की आवाज में जो हमने राम नाम का जाप सुना था, वो भी इन्हीं की आवाज में था। इसके अलावा इन्होंने कितने कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है इन्हें खुद याद नहीं है। इवन टीवी पे हमने इन्हें बैरम खान के रूप में भी देखा, कभी चक्रवर्ती अशोक सम्राट के मीर खुरासन के रूप में भी, एंड सितारा के राजगुरु के रूप में भी। वेल, मैं बात कर रहा हूँ एक्टर एंड लेजेंडरी डबिंग आर्टिस्ट विक्रांत चतुर्वेदी सर की। मेरा इनसे पर्सनली भी एक कनेक्शन रहा है, क्योंकि सितारा में हमने साथ में काम किया था। इस कन्वर्सेशन में हमने उनसे उनकी थिएटर जर्नी, डबिंग के सीक्रेट्स, टीवी के मेमोरेबल रोल्स और एआई के दौर में आवाज का फ्यूचर क्या होगा, इन सब पे खुल के बात की। एंड साथ ही बात है कि रिसेंटली चल रही कुछ जियो पॉलिटिक्स की भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ये खास गुफ्तगू। मुंबई में, अगर तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि भाई कोई प्रॉपर चैनल या कुछ ऐसा तो है नहीं। आई मीन सुभाष घई, श्याम बेनेगल, अकबर खान, जो हमारे लिए स्टारडस्ट में नाम हुआ करते थे, इनके साथ काम कर लिया। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ है, आई शुडंट बी सेइंग इट, उसका रीजन तो यही है कि जब से कॉर्पोरेट्स आए हैं, ही इज आल्सो टिकिंग बॉक्सेस, ही इज सेइंग यार इसको ले लें, इसके फॉलोअर्स कैसे थे ऐसे। मेरा तो मानना है जैसे पहले ब्लैक लोग थे उनको व्हाइट लोग इक्वल नहीं मानते थे, एंड दे नेवर यूज्ड टू फील दिस अ प्रॉब्लम। क्या है भाई, काफी दिन तक जेंडर पे होता था, आदमी औरत को इक्वल नहीं मानता था, कहते थे क्यों, इट्स एन औरत। आपको एनिमल्स को लगता है आपके बराबर नहीं है, बट नहीं तो हमारे यहाँ ट्रेन में भी मग्गा चेन से बंधा होता है। वो ही नहीं सोच रहा कि बाद में रेलवे मिनिस्टर को गाली देगा। रेलवे मिनिस्टर क्या कर लेगा, बाथरूम के अंदर भी पुलिस वाले को थोड़ी बिठा देगा तुम्हारे लिए। इफ यू आर वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट, तो जैसे मेरे पास नेपाली स्टाफ है मेरा, तुम तो मिले हुए हो, एंड वो सब हमेशा से कहते हैं कि उनके जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो बहुत ही ज्यादा करप्ट। ये थोड़ी है कि भाई मान लिया नारद जी का, प्रहलाद का, विष्णु भगवान की कहानी है तो भाई विष्णु की टीआरपी अच्छी है, शिव से करा देते हैं। When I started working in झांसी की रानी, I realized it's complete fiction. इसमें कुछ हिस्टोरिकल है ही नहीं। I mean, the script was being written at Meera Road. It was not written in any history books. मैं कुछ भी बनाऊंगा प्रेम, मुझे तो पसंद आना चाहिए वो। तुम अपनी पॉडकास्ट बनाओ, at the end of the day you like the work that you're doing ना, तुम चालू ये करो, मेरे लिए नहीं है। मेरे सामने देखते देखते ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, वॉइस एक्टिंग की। It has become a very big industry and lot of people are living very good lives. अभी फ्रेम क्या होता है, तो नहीं, आपको उतना ही तक झुकना है, ऐसे कहा पर आप नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, ये चेहरा छुप रहा है, थोड़ा नीचे, यहां तक करो। जैसे ब्रॉडवे वगैरह पे जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार वगैरह होते हैं, जीसस क्राइस्ट की कहानी बट होती जीसस क्राइस्ट की है। तो उसी तरीके से महाभारत है। रॉक म्यूजिकल कुछ अलग अलग स्टाइल में, लेकिन पूरा गा के पूरी महाभारत हमने 2-2.5 घंटे में की है। एंड आई प्ले दुर्योधन इन इट। अगर आप कोई भी कैरेक्टर को अप्रोच करें ना, तो आप उसको एज अ हीरो ही अप्रोच करें। इवन इफ यू आर प्लेइंग द विलन, दुनिया की नजर में वो विलन हो सकता है, अपनी नजर में कोई विलन नहीं है। भाई बड़ा से बड़ा टेररिस्ट भी अपने आप को टेररिस्ट थोड़ी मानता है, वो तो मानता है ना कि मैं किसी कॉज के लिए कर रहा हूँ। खादिम पर आलम पनाह की बात का एहतराम करना वाजिब, और ये बताना भी लाजिम है कि फिरदौस मकानी बाबर आजम का नमक बैरम बेग की रगों में खून बन के दौड़ रहा है। गुलाम अहद करता है कि हक के नमक अदा करने का इस सिलसिला आलम पनाह और उनकी आल औलाद तक कायम रखेगा। मैंने पहली बार तुम्हें देखा था व्हेन यू वर द एसोसिएट डायरेक्टर, तब से मुझे पता था कि यू विल डू समथिंग ऑन योर ओन वेरी सून, एंड वेरी सून यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन इट। सो विक्रांत सर कैसे हैं सर? बढ़िया प्रेम, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ, और वर्चुअली कैमरे के थ्रू। सर दुनिया की, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, जितनी भी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज हैं इंक्लूडिंग अवतार, उन सब में विलन आप हो। सोचो तो प्रयागराज से और अवतार, ये जो इतना बड़ा सफर है, जो जर्नी है, ये कहाँ से शुरू होती है? मैं पैदा इलाहाबाद में हुआ हूँ। हम लोग एक्चुअली इलाहाबाद के टेक्निकली नहीं है, क्योंकि हम हैं, तो हम लोग प्राइमरली मथुरा और वहां के गांव से आसपास निकले हैं।
लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो आईएएस ऑफिसर थे और वो उनका लास्ट पोस्टिंग जो थी वो इलाहाबाद में थी। तो उन्होंने इलाहाबाद उन्हें बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने फिर वहीं पे वो बस गए मेरे ग्रैंडफादर। फिर मेरे फादर भी आईएएस ऑफिसर थे और मध्य प्रदेश काडर के थे और मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ वहां मध्य प्रदेश में इतने अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो इसलिए हमारी शिक्षा जो हुई वो इलाहाबाद में हुई। हमें ग्रैंडफादर और हमारी दादी और बाबा और बुआओं ने पाला, तो हम बहुत अच्छे स्कूल में इलाहाबाद में हम लोग रहने लगे। मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मुझे इलाहाबाद यानी प्रयागराज से बहुत प्रेम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां जाना। हमारा अभी भी एक पुराना बंगला है वहां पे जहां मैं अक्सर जाता हूँ। इलाहाबादी फ्लेवर हमारे मुझ में और हमारी फैमिली में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे घर पे भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ब्रज भाषा बोलते हैं, जबकि इलाहाबाद की एक भाषा अलग है, क्योंकि हम लोग ब्रज के हैं, ब्रज भाषा बोली जाती है। तो कई तरीके से तो मैं पूरी तरह से इलाहाबाद का रहा हूँ, जैसे स्कूल और इलाहाबाद का खान पान और वो सब मुझे बहुत पसंद है। लेकिन कल्चरली ट्रेडिशनली हम लोग ज्यादा वेस्टर्न यूपी, मथुरा, राजस्थान इस बेल्ट के हैं। हमारे यहाँ बड़ा जिसे कहते हैं ना मजाक में बड़ा क्लैश चलता रहता है कि जय गंगा मैया वाले कुछ लोग हैं और जय जमुना मैया वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि मथुरा वाले सब जय जमुना मैया और यहाँ गंगा मैया इलाहाबाद छोरा गंगा किनारे वाला। तो ये हमारे बीच अक्सर हंसी मजाक होता रहता है। एट सम स्टेज में दिल्ली आ गया था, लेकिन मेरा थिएटर जो था वो इलाहाबाद से शुरू हो गया था। आई यूज्ड टू डू स्टेज इन स्कूल। मैं वहां गाता भी था क्योंकि मैं क्रिश्चियन स्कूल में था, तो वहां हमारे प्रेयर्स और इन सब के गाने होते थे, तो मैं उनके क्वायर में गाता था। और ऑफ कोर्स फिर मैं वहां पे थिएटर करता था क्योंकि हमारे एनुअल डे होता था। और लकीली इलाहाबाद में क्या था, जो हमारे स्कूल्स थे वो कल्चरली बहुत ही रिच और वाइब्रेंट थे। हमारे बड़े इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे, हमारे अपने क्लब्स थे, तो मैं हमेशा किसी न किसी टीम में रहता था एक्स्ट्रा करिकुलर की। आई वॉज नॉट अ स्पोर्ट्समैन देन, आई एम अ मच बेटर स्पोर्ट्समैन नाउ। और ये मेरी रिग्रेट है कि तब मैंने उससे परस्यू किया होता तो शायद मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता। लेकिन तब क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मैं अक्सर डिबेटिंग और एलोक्यूशन और ड्रामेटिक्स इन सब में मुझे हर टीम में ले लेते थे। वो ही करते करते कब वो शौक जो था वो पैशन बन गया, कब वो पैशन प्रोफेशन बन गया, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ हालात बदले, कुछ सर्कमस्टेंसेस बदले, किसी कारणवश दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में थिएटर किया, साइमल्टेनियसली आईएएस की पढ़ाई कर रहा था। घर से ये भी घर का ट्रेडिशन था, फादर आईएएस, चाचा आईएएस, ग्रैंडफादर आईएएस। मेरा उतना ज्यादा शौक नहीं था, हालांकि मैंने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बट आई वांटेड टू डू थिएटर। उस समय आई वांटेड टू परस्यू एक्टिंग, आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, क्योंकि बहुत ही एकेडमिक और बहुत इंटेलेक्चुअल माहौल घर का था। हमारे दिल्ली में ही एक शो हमने किया था, श्रीराम सेंटर रेपेट्री में मैं था। प्ले का नाम था जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया नहीं, वेरी फेमस प्ले। लेजेंडरी प्ले। तो उसके कुछ शोज लगे थे जयपुर में, आई रिमेम्बर। एंड हम लोग जयपुर गए थे शो करने। तब मैं वहां पे एज अ टूरिस्ट गया जयगढ़ फोर्ट देखने। And there I came to know that Akbar Khan was shooting for his television show there called Akbar the Great. Akbar. And मैंने देखा अकबर साहब को, and then I said, भाई इनसे अगर बात करो हो सकता है यहाँ कुछ चांस है। Then I spoke to him. He was such a kind and gentle person. He gave me his number. तो मैं एक फैन की तरह गया था मिल मिला के, लेकिन नंबर ले आया था। Then I kept on calling him, and one day he asked me to come to Jaipur again. I gave a look test. He said एक कैरेक्टर है उसके लिए look test देना है। And हमने look test दिया, उसमें selection हो गया। And I started shooting for Akbar the Great. So Akbar the Great मैंने shoot किया जयपुर में। And I shot it as a Delhi actor because I was based in Delhi at that time. हम दिल्ली से अप डाउन करते थे, लेकिन वो यूनिट बॉम्बे की थी, सारे यूनिट वाले बॉम्बे, the writer, the assistant directors, my co-actors, everybody was from Bombay. तो उनसे अच्छी जान पहचान हुई, उनसे बहुत अच्छे संबंध बन गए। So एक शो करके then I came to Bombay. And उन्हीं लोगों से आके पहले मिला कि भाई माया नगरी में आ गया हूँ, see if you can help me somewhere, get an introduction. बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने फिर हसन कमाल साहब ने मुझे रवि चोपड़ा जी से मिलवा दिया। एंड देन बॉम्बे में, मुंबई में, अगर तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि भाई कोई प्रॉपर चैनल या कुछ ऐसा तो है नहीं। आपको यहाँ रहना पड़ेगा, अवेलेबल रहना पड़ेगा, एंड देन यू डोंट नो व्हाट स्ट्राइक्स व्हेन, कब क्या हो जाए। One thing leads to another, another thing leads to another, another thing leads to another. What do you say? It's such a
लॉन्ग स्ट्रीम जो हम लोग को यूनाइट कर दे, अल्टीमेटली आपको कैसे मिलता है आपको पता भी नहीं चलता। नाउ इट इज चेंज्ड बिकॉज अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह आ गए हैं। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपने ऑडिशन दिया और आपको कास्ट कर लिया गया विदाउट इवन हैविंग एनी नॉलेज, उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है और आप बिल्कुल फ्रेश हो सकता है, जाओ, आपको डायरेक्टर भी नहीं पता कौन है, को एक्टर भी नहीं पता। बट आई केम 20 years ago, तो उस समय ऐसा नहीं था। आई ऑब्वियसली न्यू द डायरेक्टर, उसके सामने मैं 3-4 बार जाके उससे मिल चुका था, सो कॉल्ड स्ट्रगल कर चुका था उसके थ्रू, तो मुझे डायरेक्टर पता होते थे, हमें सब सेटअप पता होता था, हमें उनके प्रोडक्शन हाउस पता होता था। आजकल तो इतना अलग हो गया है दैट यू मे बी शूटिंग फॉर समथिंग एंड आपको ये भी पता नहीं कि उसका डायरेक्टर कौन है, और अगर आपके डायरेक्टर हैं भी तो हो सकता है कि आपका उससे कोई रैपो ही ना हो, बिकॉज द डायरेक्टर, इफ यू आर शूटिंग फॉर टेलीविजन एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट, कई बार हो जाता है टेलीविजन डायरेक्टर मिडवे बदल गया, 3 डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपका एज सच डायरेक्टर से कोई खास रैपो बन नहीं पाता है। वहां चैनल, प्रोडक्शन हाउस, क्रिएटिव जो एक नए लोग आ गए हैं, इन सब से आपका ज्यादा इंटरेक्शन रहने लगा। बट आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड आई केम एट अ सर्टेन टाइम कि मैंने आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो वाला भी बिकॉज आई केम इन अर्ली 2000s, तो पहले 4-5 साल दैट ओल्ड स्टाइल where you were meeting the director directly, वैनिटी वैन्स वगैरह आ गई थी, लेकिन उतनी भी नहीं थी कि हर एक्टर अपनी अलग डिमांड करे, और उसमें भी मैं शेयर नहीं करूंगा डिमांड करे। तब क्या था, हम लोग बहुत सारी शेयरिंग करते थे, फिल्म सिटी के रूम्स शेयर होते थे, तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते थे एक दूसरे से, बिकॉज यू नो साथ में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एंड विदाउट एनी सेंस ऑफ फीलिंग स्मॉल अबाउट इट। आज तो ये है कि एक्टर से आप कह देंगे अगर आपको वैन शेयर करनी है तो उसे लगेगा ओ आई एम नॉट अ इम्पोर्टेंट इनफ पर्सन टू गेट अ सेपरेट सेक्शन इन द वैन, मुझे फुल वैन नहीं मिल रही। तब ऐसा कुछ था ही नहीं भाई, एक रूम में मेकअप हो रहा है, वो मेकअप दादा ने अपना सेटअप किया हुआ है फिल्म सिटी का, उसमें हर एक्टर जाके अपना करा रहा है, एक का मेकअप चल रहा है, दूसरा बगल में बैठा हुआ है, बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गॉसिप हो रही है, तो द माहौल वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आई मीन सुभाष घई, श्याम बेनेगल, अकबर खान, जो हमारे लिए स्टारडस्ट में नाम हुआ करते थे, इनके साथ काम कर लिया। आई विश कि मैं उस दौर में पैदा हुआ होता जहां वैनिटीज नहीं थी। नो, अ लॉट ऑफ पीपल के प्रेम के थोड़ा नॉस्टैल्जिक वैल्यू है एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है नॉस्टैल्जिक वैल्यू। दैट वाज डेफिनेटली अ बेटर टाइम, दैट वाज डेफिनेटली अ बेटर टाइम। There were more creative people at that time. There was a lot of creative interaction. A lot of people say that today is a good time. I don't see it like that because वो passion ही नहीं रहा है ना। I have come from a time जबकि एक director, एक producer जो था, वो अपना पैसा लगा के फिल्म बना रहा था। He was so passionate about his work. आज there is a corporate guy who's getting a salary. तुम पिक्चर हिट हो उसको तो वही सैलरी मिलेगी। He is also ticking boxes. He's saying यार इसकी पिछली फिल्म कैसी थी, इसको ले लें, इसके फॉलोअर्स कैसे थे, ऐसे इसने उस फिल्म में गाना गाया था, वो हिट हो गया था, तो इसको ले लें। The entire logistics and all have changed. So that was definitely a better time because the writer is actually a creative आदमी, वो उसी जबान में लिख रहा है जिस जबान में वो एक्सपर्ट है। Today I see so many people are writing in English and then उसका translation होता है हिंदी में and we speak the lines, but उसमें वो flavor ही नहीं आता है because the director and that person who's written it एक कॉफी शॉप में बैठ के एक लैपटॉप पे, उसका हिंदी जबान में उतना कोई फ्लेवर नहीं है, उर्दू जबान है, whatever जो हमारी मेन जबान हुआ है, उसने इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया हुआ है, उसने इंग्लिश में लिखा है। 2013-14 तक नहीं मिलती थी, हिंदी में ही लिखा रहता था। उसके बाद तो इट एब्सोल्युटली बिकेम एवरीथिंग विद द स्क्रिप्ट इज रिटन इन रोमन। पढ़ना मेरे लिए इतना मुश्किल था, मुझे वैसे डायलॉग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लर्न देम वेरी फास्ट, बट अगर हिंदी का डायलॉग हिंदी में लिखा हो देवनागरी में और इंग्लिश का डायलॉग इंग्लिश में लिखा, बिकॉज द थिंग इज दैट मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इन इंग्लिश आल्सो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है स्विंग करना, क्योंकि फिर मैं उसे इंग्लिश में पढ़ने लगता हूँ। मुझे याद है एक कहीं मैं लाइन पढ़ रहा था किसी शो के लिए कि जिसमें कुछ ऐसा था, रोमन में लिखा हुआ था कि फिर मैंने वो तलवार उसके गर्दन पे रख दी। नाउ द गर्दन वाज स्पेल्ड एज गार्डन, GRDEN, सो इट्स आल्सो पॉसिबल ना कि मैं उसको गार्डन में रखूंगा जहां मेरा एक्शन का सीक्वेंस चल रहा है, एंड देन ही सेड ये गार्डन नहीं है गर्दन है। अरे बाप रे, गर्दन है, हिंदी रोमन में लिखते तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। सो आई जेन्युइनली फील दैट वो जो टाइम था बेटर था। आज टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, सो मच ऑफ टेक्निकली हम सब बहुत लेजी हो गए हैं, ये AI से हो जाएगा, ये ऑटो ट्यून से हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। आई लुक एट अ स्क्रिप्ट एंड आई से तो ChatGPT से ट्रांसलेट किया हुआ है, मुझे भी पता है वो चीज, आपने अपना कुछ दिमाग नहीं पाया है।
मेरा एक फेवरेट कौवा है जो आके अपना खाना मांगता रहता है, तो आके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुनाई दे रही है वो बैठा हुआ है खिड़की पे। आपको जानवरों से, पशु पक्षियों से काफी लगाव है। ये एक सेंसिबिलिटी है, अगर आपके अंदर ये डेवलप हो गई है तो फिर आप उसमें घुसते ही चले जाते हैं, बिकॉज फिर आपको उस जानवर में अपने जैसे ही कोई दिखता है। इट्स टाइम यू स्टॉप सीइंग दैट पर्सन एज अ जानवर। एक बार हो गया उसमें, देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अब ये जो कौवे हैं ये सब आके मेरे हाथ से खाते हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू लुक इनटू द आईज यू कैन मेक आउट के ये एक रिश्ता है उसके साथ। इट्स अ ह्यूमन बीइंग, आई मीन ह्यूमन ना कहो तो इट्स अ लाइफ जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। उसी की तरीके घर में हमारे पेट्स थे, अब आप पेट रखते हैं तो फिर आपका उससे पेट वाला रिलेशन तो हो नहीं जाता, वो तो घर के बच्चे की तरह हो जाता है। तो आई एम सेइंग उससे फिर वो जो सेंसिटिविटी डेवलप हुई वो बढ़ती चली जा रही है। इट्स अ गुड सेंसिटिविटी टू हैव, बट हाँ इट्स क्वाइट पेनफुल बिकॉज द वर्ल्ड एट लार्ज इज नॉट वेरी काइंड एंड इट डज नॉट ट्रीट एनिमल्स एज इक्वल्स। मेरा तो मानना है जैसे पहले ब्लैक लोग थे उनको व्हाइट लोग इक्वल नहीं मानते थे, एंड दे नेवर यूज्ड टू फील दिस अ प्रॉब्लम। क्या है भाई, काफी दिन तक जेंडर पे होता था कि आदमी औरत को इक्वल नहीं मानता था, कहते थे क्यों, इट्स एन औरत। पर धीरे 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 बराबर होने लगे। आज आपको एनिमल्स को लगता है आपके बराबर नहीं है, बट आप खुद ही अगर देखो यार, कई लोग एनिमल का खाना ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे इट्स अ फूड चॉइस। इट्स किसकी चॉइस है भाई, मेरी तुम्हारी चॉइस नहीं। बकरी से तो पूछो डू यू वांट टू डाई और डू यू वांट टू लिव, और तुम उसे फिजिकली ओवर पावर करके खा रहे हो, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मार के। तो ऑब्वियसली इट्स अबाउट पावर। इट्स द सेम थिंग जो व्हाइट मैन ब्लैक आदमी के साथ करता था। अभी मैंने 4 लोगों ने पकड़ लिया, उसे लेके आ गए, स्लेव बना लिया, उसकी मर्जी थोड़े। तो वो जो जानवर बेचारा कट रहा है उसको तुमने फिजिकली ओवर पावर किया और उसको मार रहे हो क्योंकि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग बिकॉज यू नो आई थिंक 90-95% ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन वेजिटेरियन। फूड है, सब लोग के कल्चर्स हैं वैसे बने हुए, कई जगह रिलीजन है। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू डू, बट मैंने ये सोचा है कि भाई ज्यादा एंगेज करने से, एक्टिविज्म करने से अच्छा है कि आप खुद जितना फॉलो कर सकते हैं अपना उतना करिए। आई ट्राई टू डू एज मच एज इट्स पॉसिबल फॉर मी। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। आई थिंक ये सोच अगर सबकी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कि सब लोग अपना अपना भी करने लगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत। भाई हर जगह हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि अगर कोई लॉलेसनेस होती है, कुछ भी होता है, लोग ब्लेम करते हैं सरकार ने किया, अरे देखो पुलिस ने नहीं किया, अरे देखो पुलिस ने किया। अरे भाई अगर हर इंसान के पीछे एक पुलिस वाला थोड़ी रह सकता है, कुछ तो आप सेल्फ डिसिप्लिन भी करो। पुलिस वाला नहीं है तो आप रेड लाइट क्यों जंप कर रहे हो, या कोई भी करप्शन क्यों करो? अगर वो देख नहीं रहा है तो आप एक ट्रेन में जा रहे हो, उसके बल्ब क्यों निकाल ले रहे हो? आपके अंदर कोई तो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए ना। आप हर चीज सिर्फ एक डर के मारे ही नहीं करोगे कि देखो कोई पुलिस वाला खड़ा था इसलिए मैंने नहीं किया। तो इतनी पुलिस कहां से आएगी किसी भी समाज में? नहीं तो हमारे यहाँ ट्रेन में भी मग्गा चेन से बंधा होता है। वो ही नहीं सोच रहा कि बाद में रेलवे मिनिस्टर को गाली देगा। रेलवे मिनिस्टर क्या कर लेगा? बाथरूम के अंदर भी एक पुलिस वाले को थोड़ी बिठा देगा तुम्हारे लिए। और उस मग्गे की क्या कीमत होती है भाई? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का वो मग्गा आता है। When I was in Germany, I'll tell you this very incident जो मुझे मतलब लिटरली मेरे दिमाग में उस दिन से बैठ गया। जर्मनी में क्या होता है, बहुत सारा म्यूनिसिपैलिटी के सब हेल्थ क्लब्स वगैरह होते हैं which are run by the government। तो हम वहां पे एक सोना में गए थे। एक सोना में मैं और मेरा एक फ्रेंड गया था। द फ्रेंड इज अ जर्मन फ्रेंड। तो उस सोना का जो गेट है मुश्किल से 1-1.5 फुट ऊंचा है, बस एक ऐसे फ्लैप टाइप का। उसमें आप एक टोकन डालिए, वो फ्लैप ऐसे खुलता है और बंद हो जाता है। देयर इज नो मैन, देयर इज नो वन देयर। इट इज इतना पॉपुलेशन भी नहीं है, कोई है ही नहीं, इट्स एन अनमैन्ड थिंग, बट आपको डालना है। एंड व्हेन माय फ्रेंड फाउंड आउट कि उसके दाम जो है बढ़ गए हैं, ओह इट वाज 5 marks, नाउ दिस इंक्रीज टू 7 marks एंड दिस इज सो अनफेयर एंड दिस एंड दैट, वो भला गालियां दे रहा था। बट ही बॉट द टिकट एंड ही हैड पुट इट, एंड वो दरवाजा ऐसा खोला और हम चले गए। सो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि भाई ये मुश्किल से 1 फुट का दरवाजा है हाइट, तुम इसको क्रॉस करके चलेगा? टिकट दो ही ना भाई, तुम इसे क्रॉस भी तो कर सकते हो ना। दरवाजा अपने आप खुलता है तब जब टिकट डालते हो। वहां कोई सायरन नहीं है, कोई अलार्म नहीं है, कोई इंसान नहीं है, इतनी बड़ी चीज थोड़ी। और एक सोना और स्विमिंग पूल को यूज करें म्युनिसिपैलिटी। प्रेम, यू विल नॉट बिलीव, he did not understand my question for a little while. He said, but it's the rate, it's the rate, you have to pay that rate. I said, I know you have to pay the rate, but there is no one here. Yeah, but you know, it's written here. It was 5 marks and now it's 7 marks. I have to pay because it's written. I said, yes, it's written, but इतना छोटा सा गेट है तो इसको
लांग के क्यों नहीं चले जाते? एंड मच लेटर व्हेन आई टोल्ड हिम, अच्छा हाँ हाँ या यू कैन डू, बट यू नो आई मीन वी डोंट डू बिकॉज वी जस्ट फॉलो द रूल्स। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। इंडिया में होता, इंडिया में एक आदमी टिकट डालेगा, सब लांग के जाएंगे, करेंगे, आ जाएंगे। या एक टिकट डाला ऐसे करके, एक ने गेट फंसाया, उसमें 4 लोग घुस गए अंदर, उन्होंने बंद कर दिया। तो आई एम सेइंग द कंट्री में लोग ही इन एनी केस कहना चाहिए करप्शन के प्रति बड़े इनोवेटिव हैं। तो हर के बीच अगर पुलिस वाला नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ सेल्फ डिसिप्लिन एट सम पॉइंट। आप खुद मानोगे, हर इंसान खुद मानने लगे तो बेटर हो जाएगा। बिकॉज लोग कहते हैं आपके पॉलिटिशियन खराब है। अरे पॉलिटिशियन तो वहीं से आ रहे हैं, आप ही से तो आ रहे हैं। पुलिस वाला बड़ा घूस ले रहा है, अरे वो पुलिस वाला आप ही के मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का है जिसको पुलिस में नौकरी मिल गई है। तो ऐसा थोड़ी है कहीं बाहर से आते हैं ये लोग। आप अच्छे संस्कार देंगे, उसके अंदर अपना एक मॉरल सेंटर होगा, तो ना पुलिस करप्ट होगी, ना आपकी सरकार करप्ट होगी, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट होगी, ना आपके पॉलिटिशियंस करप्ट होंगे। तो हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज इम्पोज है कि भाई कोई हमारे ऊपर अगर अंकुश लेके बैठा हुआ है तो हम ऑनेस्ट भी हो जाते हैं और सब काम ठीक ठाक करते हैं, वरना हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन की बड़ी कमी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जो तुम कह रहे थे, जहां से बात शुरू हुई। अपना अपना आप देख लो, दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। इससे कनेक्टेड एक चीज रिमाइंड होगी, कल जो नेपाल में हुआ है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर अभी बहुत लोग एंटी गवर्नमेंट, मतलब हाँ, सबका अपना अपना होता है, राइट विंग लेफ्ट विंग। उनका ये हो गया कि भाई अगला नंबर इंडिया का है, इससे पहले बांग्लादेश में होता है, ये वो सब। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई उसके बाद क्या, अगर तुमने कर भी दिया इंडिया में भी ऐसा, उसके बाद फिर क्या? तुम खुद तो सुधरने वाले हो नहीं। सो यही पॉइंट था पूरा। पहली चीज तो ये सब कहने वाले वो हैं जो कि एक सर्टेन लॉबी है। हाँ। और वो टूल किट वाले हैं जो लोग कह रहे हैं। द रियलिटी ये है कि ये उन कंट्रीज में होता है, हो सकता है जहाँ की गवर्नमेंट्स बड़ी अनपॉपुलर हो। इफ यू हैव वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट, तो जैसे मेरे पास नेपाली स्टाफ है, मेरा तुम तो मिले हुए हो, ड्राइवर, मेरा बॉय, मेरे घर में मेड आते, लॉट ऑफ पीपल वर्क फ्रॉम नेपाल, एंड वो सब हमेशा से कहते हैं कि उनके जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो बहुत ही ज्यादा करप्ट। एंड बिकॉज डेमोक्रेसी नेपाल में एक बहुत रीसेंट फिनोमिना है। वहां पे तो राजा थे 15-16 साल पहले। नॉट दैट के राजा बहुत ऑनेस्ट रहे होंगे, बट स्टिल ही वाज अ राजा, सो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका बहुत पैसा है तो आप एक बहुत छोटे लेवल का करप्शन नहीं करोगे, मे बी बड़े लेवल का होगा। मेरे पास ही करोड़ों रुपए है तो मैं 50 रुपए बचाने वाला काम नहीं करूंगा। तो जब से इनकी डेमोक्रेसी आई है, मैंने सुना है पिछले 15-16 साल से इनकी 15-16 गवर्नमेंट्स बदल चुकी है। हाँ, काफी nobody is very popular there. It's the democracy is not really a success there. Let's put it this way. बहुत करप्शन करते हैं वहां के लीडर्स एंड ऑल दैट। सो मोस्टली वो चीजें वहां पे होती हैं जहां पे जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं चलता है, the politicians don't deliver. इंडिया में it doesn't happen because इंडिया के जो डेमोक्रेटिक रूट्स हैं इंडिया की, वो इतनी स्ट्रांग है that every time मोस्टली 99%, 90% आई वुड से जो गवर्नमेंट है उसे पब्लिक ने ही इलेक्ट किया है। आपको ना अच्छा लगे अलग बात है, बट वो किसी ना किसी ने तो इलेक्ट किया ही है, और वो मेजोरिटी वाले ने इलेक्ट किया। तो अगर मेजोरिटी की सरकार है और स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, तो वहां कौन आएगा सड़क पे रेवोल्यूशन करने? ऑल्सो प्रेम, लेट्स बी रियलिस्टिक, ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं मोस्टली तो कोई के पीछे बैकिंग होती है, ट्रिगर किए जाते हैं। ऐसे थोड़ी आप अपने घर के पास सड़क पे निकल के एक व्हाट्सएप कॉल से लाखों लोग थोड़ी असेंबल हो जाएंगे। यू हैव टू क्रिएट दीज मूवमेंट्स। इसमें कुछ, और ये बड़ी वोलेटाइल सोसाइटीज हैं, क्या गवर्नमेंट को लेके बड़ा अनरेस्ट है इनके क्राउड में, इनके पब्लिक में। इंडिया में ऐसे गवर्नमेंट को लेके थोड़ी पीपल आर जनरली हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड जो कर रहे हैं। एक इंडियन टेम्परमेंट है कि हमेशा बुराई करना। वो तो मैं कह रहा हूँ हर चीज की आप थोड़ा खोट पे बैठते ही इंडिया, अरे ये भी है, वो भी गड्ढे भी हैं, अरे ये भी है, वो भी। लेकिन अदरवाइज भी अगर आप देखें, आई मीन लुक एट मुंबई, 10-15 साल के बाद अगर कोई आएगा रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा कितना डेवलपमेंट हो गया है भाई। ये सी लिंक, वो कोस्टल रोड, ये बड़ी बड़ी इमारत और फैसिलिटीज। आई एम नॉट सेइंग प्रेम कि डेवलपमेंट इस चीज में हुआ है कि बड़ी बिल्डिंगें बन गई। ये जो जब से डिजिटल हुआ इंडिया, विच मेरे सामने हुआ है, अबाउट एवरी डैम थिंग इज ऑन अ फोन। आपका टिकट बुक होता है फोन पे, आपका फिल्म का टिकट होगा, फ्लाइट का टिकट होगा, आपका पूरा बैंक है, आपका आधार है, आपका हर चीज आपका घर पे बैठे बैठे ऐप से हो जाता है। सामान मंगाना उसका ऐप, ये मंगाना उसका ऐप, डॉक्टर आना है उसका, हर चीज का तो ऐप आ गया है। बिलीव मी, मैं पिछले 5-6 महीने से घर के बाहर अपना पर्स लेके निकले नहीं। आई डोंट कैरी माई वॉलेट नाउ, आई कैरी माई फोन बिकॉज एवरीवन नाउ हैज अ बारकोड। उसका वो बारकोड देता है, उस ऐप क्लिक करते हैं,
चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे कुछ भी, एटलीस्ट इन बॉम्बे एंड दिल्ली एवरीथिंग इज ऑन अ बारकोड। आपने फ्लैश किया, आपने पे किया। जो आदमी एक रिक्शे वाला है, एक केला बेचने वाला, फल बेचने वाला, और वो तुम्हें बारकोड अपना फ्लैश कर रहा है कि आप इस पे पेमेंट कर दीजिए, इसका मतलब ये भी है कि उसके पास एक बैंक अकाउंट है। पहले इतने बैंक अकाउंट थोड़े थे, उसके बाद एक बैंक है, उसके बैंक में पैसा जाता है, बैंक से पैसा निकालना उसके लिए बहुत आसान है, सर्विसेज आसान हो गई हैं, कितना पैसा आ गया है लोगों पे। आई मीन लोग कह रहे हैं नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, बड़ी गरीबी, बड़ी गरीबी। वो मैं टिपिकल कहता हूँ ना, इंडियंस को रोने का बड़ा मजा आता है, बुराई करने का। कोई इंसान आज भी नहीं जानता जिसे मोबाइल फोन ना हो। आई मीन द मिडिल जनरेशन, तो मुझे बड़ा मजा आता है। आई हैव सीन हाउसेस जिनके यहाँ लैंडलाइन नहीं हुआ करती उस जमाने से, तो आज कंपेयर करो, यू विल नॉट फाइंड कि ठेले वाला भी जिसके पास मोबाइल फोन ना हो, आई कैन गारंटी, अनटिल बाय चॉइस उसने न लिया हो। एक जमाने में 2003, 4, 5 हम लोग फिल्म शूटिंग वगैरह में जाते थे, एंड इट यूज्ड टू बी प्रेस्टीज की चीज कि आपको फ्लाइट का टिकट मिल रहा है या आपको ट्रेन से भेज रहे हैं। आज भर भर के फ्लाइट्स के ही टिकट हर कोई को मिल रहा है। लुक एट द एयरपोर्ट, इतनी भीड़ एयरपोर्ट में, आप बिलीव नहीं कर सकते, बस स्टॉप है कि एयरपोर्ट है, जबकि हर आधे घंटे पे एक फ्लाइट जा रही है। आज आप किसी से रैंडमली पूछ सकते हो, अगर तुम मुझसे कल कहो कि मैं सर कल बॉम्बे आ रहा हूं, मैं तुमसे पूछूंगा तो कितने बजे की फ्लाइट है, मेरे मुंह से निकलेगा कितने बजे की फ्लाइट है, और तुम बताओगे। तो कहां से सबके पास फ्लाइट्स का पैसा आ गया, कहां से सबके पास मोबाइल फोन्स आ गए। कुछ लोग हैं जो उनको लग रहा है कि भाई हम आएंगे कि नहीं आ पाएंगे दोबारा। द गुड ऑपोजिशन शुड ऑलवेज प्ले अ रोल, नहीं तो जो अगर एक बड़ी पॉपुलर रूलिंग पार्टी होती है वो भी एकदम फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाएंगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी अगर आपके फेवर में है तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट है तो आप क्या कर लोगे, आपकी तो कहीं सुनवाई नहीं है फिर। तो इसमें अच्छा ऑपोजिशन होना बिल्कुल होना चाहिए। बट कमिंग बैक, I don't think any of these things can happen in India. The governments are very popular. India is huge. हम बहुत बड़ी कंट्री, फिजिकली बहुत बड़ी, फिजिकली बड़ी पॉपुलेटेड और बड़ी डेमोक्रेटिकली अवेयर कंट्री है। यहाँ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सरकारें ऐसे बदल जाती हैं भाई। बट a role of a constructive opposition is to constantly question and constantly let the government be on its toes, because it's very important. Like I said earlier, ना, otherwise government को ये लगेगा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पब्लिक सपोर्ट। बट नेपाल वाला फियर इंडिया में नहीं, इंडिया में कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। और कौन करेगा और क्यों करेगा भाई? पीपल आर हैप्पी इन इंडिया, लोग ठीक है, खुश है। वो हमारे पता नहीं लगता है डीएनए में। सास बहू बुराई करेगी, बहू सास की करेगी, हस्बैंड वाइफ की करेगा, वाइफ हस्बैंड की करेगी। तो उस क्लिपिंग को हमें नहीं करना चाहिए कि भाई हम बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसी क्रेविंग की वजह से मुझे लगता है हमारे टीवी सीरियल चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। और एकता कपूर ने बिल्कुल सही पकड़ा था कि भाई बस लड़ाते रहो एक दूसरे को, एक दूसरे से, और कुछ कहानी वानी मत डालो, जो मर्जी आए करते रहो। अच्छा, बैक टू द अभी टीवी सीरियल्स पे आ गए हैं। तो मेरा आपका, मैं बचपन में सबसे पहले जो देखा था मेरा इंटरेक्शन वो था नारद मुनि के रूप में, विष्णु पुराण में बोलते हैं। और उसके बाद चक्रवर्ती अशोक सम्राट में आपका जो कैरेक्टर था मीर खुरासन वाला, मेरे पर्सनल लाइफ में उसका एक है माइलस्टोन, क्योंकि मेरे घर पे जो सम्राट अशोक का जो सीरियल्स था वो पूरा देखा है सबने। और मेरा भाई है, मेरे भाई का फेवरेट कैरेक्टर था मीर खुरासन अशोक के बाद। इवन मैंने उसको कल बताया भी कि मैं विक्रांत सर के साथ कल कर रहा हूँ। हाँ, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया। अच्छा, मेरा एक बड़ा फेमस हुआ था सीरियल। कौन सा? मेरा पॉपुलर सीरियल थी वो बगदाद ही था, जो जिसमें मैं मेन विलन बना था जाफर करके। उसके मुझे अभी तक फैन मेल आते हैं, कैन यू बिलीव, इट्स बीन 20 इयर्स। और ये लोग कहते हैं कि बाकी क्या हुआ, मैं क्या बताऊं, बाकी सीरियल बंद हो गया भाई, नहीं आगे की कहानी। चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेस जब लड़ते हैं तो अनसेरेमोनियसली शोज ऑफ एयर हो जाते हैं, बड़े बड़े पॉपुलर शोज भी ऑफ एयर हो जाते हैं। वो आप मीर खुरासन उस टाइम तक कर चुके थे जब हम लोग फिर सितारा में जुड़े थे, तो वो जर्नी कैसी थी आपकी? मीर खुरासन जहां तक बात है, वो तो कॉन्टिलो फिल्म्स का था, अशोका, उसमें करने में मुझे बहुत मजा आया था। दैट शो वाज वेरी वेरी गुड, आई लव दैट कैरेक्टर ऑल्सो। लेकिन हाँ, मैं जो बता रहा हूँ कि मेरा नाम था मीर खुरासन, ऑब्वियसली आप सपोज पर्शियन कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे अभी इसको मैं, मतलब आई एम सेइंग इन अ फनी वे बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। लोग कहते हैं अच्छा सर आप एक मुस्लिम कैरेक्टर बने हैं क्या? तो भाई मैं प्री इस्लामिक कैरेक्टर बनाऊं, ये सब हिंदू मुस्लिम, हिंदू तो खैर पुराना है, लेकिन
मुस्लिम्स और ईसाई धर्म एक सर्टेन टाइम पे आए, तो ये मुझे बड़ा मजा आता था उसमें। और वी वर शूटिंग दैट इन एनडी स्टूडियोज। अपना मेरे लिए वो सीरियल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे 2 डॉग्स हैं वो उस समय तक मेरे पास आ, एंड आई यूज्ड टू वॉक देम इन द मॉर्निंग। हालांकि आई हैड स्टाफ जो कर सकता था, बट आई रियली वाज यूज्ड टू मिस देम। तो मैंने एनडी स्टूडियो करजत से बॉम्बे डेली अप डाउन किया while I was shooting for Ashoka. And Ashoka used to pack up at 10 in the night. मैं 10 बजे रात को मेरी गाड़ी से निकलता था. I used to come home by 11:45, just to spend the night with the dogs. उनको सुबह वॉक करा के उनके साथ क्वालिटी टाइम दे के, एंड देन by 7 o'clock I used to go again. 9 बजे की शिफ्ट होती थी वहां. तो मैंने करजत से डेली अप डाउन किया, और तुम्हें तो आइडिया भी होगा टेलीविजन शोज का, रोज ही शूटिंग होती है, स्पेशली इफ इट्स मेजर पार्ट, तो रोज ही जाना पड़ता है. कभी 2-3 का ब्रेक मिल गया तो अलग बात है, ट्रैक में कुछ इधर उधर या कुछ और सीन शूट करना. मैंने बहुत अप डाउन किया है उसके लिए. उसके बाद माय सेकंड बिग आउटिंग वाज इन सितारा ओनली, बट आई केम वेरी लास्ट मिनट इन सितारा. यू नो, जब मेरी कास्ट हुआ, मुझे अभी भी उसकी मिस्ट्री नहीं पता है. आई हैव नो आइडिया अबाउट द मिस्ट्री. द डे आई वाज कास्ट, द नेक्स्ट डे आई शॉट फॉर द प्रोमो, जिसका एक प्रोमो की शूटिंग, इफ यू रिमेंबर, वी हैड डन इट, वो बच्चा पैदा होता है एंड ऑल दैट. तो वो डायलॉग मैंने भी दिए थे आपको लाके. मैं मुझे डायलॉग 100% दिए. इसलिए सितारा वाज अ जर्नी, बिकॉज मुझे व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर इट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर. क्योंकि जब उन्होंने मुझे फोन किया था, आई हैड नो आइडिया दैट इन्होंने राजा वाजा की कहानी है ना, बिकॉज शक्ति प्लेड अ किंग टेक्निकली. तो मुझे लगा कि कोई राज दरबार की कहानी है, एंड आई एम द राज पुरोहित. एंड दे सेड आप राजगुरु, मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा कि नहीं होगा. मतलब कई एक सेनापति है, एक पंडित है, ये, एंड आई एम द पंडित. एंड आई वाज वेरी हेजिटेंट बिकॉज इफ यू सी माय जर्नी, आई हैव ओनली वर्कड इन लीडिंग पार्ट्स इन टेलीविजन. बल्कि कम किया है, बट द पार्ट हैज टू बी वेरी गुड. एंड आई वाज वंडरिंग कि मैं पंडित का रोल कर रहा हूँ, राजगुरु क्या है. आज इंडस्ट्री तो पता है कोई इतना ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है. क्रिएटिव भी कुछ कर रहे थे, वो भी क्लियर नहीं. बोले नहीं, मॉडर्न दिखा रहे हैं उन्हें, मॉडर्न भी दिखा रहे हैं, राजपर पुरोहित भी है, विष कन्याएं भी हैं. So I was very confused in my mind. So when I started shooting for it, धीरे धीरे पहला दिन हमने एक प्रमोशन किया, मैरियट या कहाँ हुआ था, एक होटल में प्रमोशन हुआ, फिर शूटिंग चालू हुई. Slowly I started getting the grasp of how important the character was, until I was there in the show when I will go into that coma and I never come back. उस टाइम तक I was the main character in that, because I was the only one who was interacting with the विष्कन्या नीचे अकेले जाके, and also in the main look. So तब मुझे उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस पता चली. शुरू में मुझे उतनी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं लग रही थी कि ये कैसा कैरेक्टर होगा, पर वो धीरे धीरे एंड देन ऑब्वियसली आपको सेट पे पता चलता है ना, आपको इस यूनिट में भी जाना है, आपको उसमें भी जाना है, आप सुबह आएंगे, आपका लास्ट पैकअप होगा. और इसलिए नहीं क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके सीन पे सीन चलते चले जा रहे हैं, आपके मैक्सिमम लाइन्स मिलेंगी हैं, एक खत्म हुआ नहीं, दूसरे स्क्रिप्ट आ गई. देन आई स्लोली स्टार्टेड रियलाइजिंग, ओह, इट इज द मेन पार्ट इन द शो. तो अनलाइक अशोका या अनलाइक बाकी जैसे विष्णु पुराण या थीफ ऑफ बगदाद या झांसी की रानी, व्हाटएवर व्हिच आई डिड अर्लियर, मुझे तब पता था कि भाई मेरा कैरेक्टर है क्या उसमें. इसमें मुझे आई वाज काइंड ऑफ ब्लैंक. कभी लुक बदल जाती थी, कभी वो आते, मैंने कहा ये बड़ा मॉडर्न स्टाइल का राजगुरु है. हाँ, बड़ा मजा आया. एज लॉन्ग एज इट वाज देयर, इट वाज वेरी गुड. इट वाज वेरी, अब मैं कभी कभी इसका देखता हूँ, ये Z5 पे है. So it was quite a well-made show actually. VFX के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, ऐसी बात नहीं है. मैं VFX वाले बंदे के साथ बैठा रहता था. मैं 7 दरवाजे खोलता था, हाथ ऐसे करके कुछ निकलता था ऐसे. एंड हमने कहा अंधेरे में बाहर आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, क्रोमा लगा के, रात में 11, 12, 1 बजे. तो उसका जो रिजल्ट देखते थे लगता था अरे बाप रे. लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड ये सेट कहाँ है, ये तो बड़ा ग्रैंड सेट लग रहा है. मैंने कहा हाँ ये है, लेकिन अब बहुत इसमें VFX का. राइटिंग के लेवल पे हमारे टेलीविजन शो का बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है. हम लोग बड़े कॉमन से लोग, उनको जब सब समझ में आ जाता है, तो राइटर्स को नहीं आता, क्रिएटिव को नहीं आता. आई मीन कल जो हुआ और आज जो हो रहा है उसी सेम शो में, उनकी कोई कंटिन्यूटी कई बार नहीं होती है. इन द सेट द स्टोरी कंटिन्यूटी नहीं होती है. जब मैं कोमा में मैं चला गया and I watched the next episode, there was not even a mention of that character. कि अरे वो कोमा में है, कहाँ है, उनकी हालत क्या है, कोई वैद्य है, कोई गुरु, कुछ था ही नहीं. It was like एक फ्रेश हम स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, और विश कन्या एकदम मॉडर्न बन के आ गई है, बट उसके पुराने नए से कोई लिंक ही नहीं है. ये क्या राइटर सोचते नहीं है कि एकदम रैंडमली
हम ये ट्रैक पकड़ेंगे तो सब चीज एकदम से बदल जाती है। आपको ट्रैक बदलना भी है तो आप स्लोली उसमें ईज आउट करिए ना, पुरानी कहानी मेंटेन करते 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 फिर आप उसमें चले, या ओवरनाइट कर देते हैं, तो उनको लगता है ये वर्क नहीं कर रहा, इसको ड्रॉप करो, ये कर लेते हैं। जो अगेन आई एम सेइंग जब अर्ली 2000s वगैरह, लेट 90s अर्ली 2000s के शोज में कंसिस्टेंसी रहती थी, तो जो कहानी है वो तो रहेगी। विष्णु पुराण वगैरह फैंटास्टिक स्टोरीज है, ग्रेट स्टोरी, ग्रेट राइटिंग, ग्रेट डायलॉग। ये थोड़ी है कि भाई प्रहलाद का और मान लिया नारद जी का प्रहलाद का विष्णु भगवान की कहानी है तो भाई विष्णु की टीआरपी अच्छी है, शिव से करा देते हैं, ये थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करेगा कि शिव जी को डाल देते हैं उनकी टीआरपी। दिस इज नॉट गोना हैपन। कहानी आप उसी को बहुत अच्छी तरह ड्रामेटिकली बनाए। एंड इवन व्हाइल आई फेल्ट द डिफरेंस इवन व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर झांसी की रानी एंड आई शॉट फॉर अकबर द ग्रेट। 10 साल का फर्क होगा दोनों शोज में। अकबर द ग्रेट वाज हिस्टोरिकल शो, हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री के चीज को बड़ा ड्रामेटाइज किया, उसको आपने ड्रामेटाइज किया। लेकिन अगर अकबर है और उसकी लड़ाई महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप से ही लड़ाई होती, उसको बड़ा ड्रामेटिक तरीके से ऐसे ऐसे सीन्स डालेंगे उसमें। बट जो मेन चीज है वो तो रहे, अगर हुमायूं भाग के ईरान गया है और अकबर अमरकोट में पैदा हुआ है तो अमरकोट में ही पैदा होगा, हुमायूं ईरान ही जाएगा, वही दिखाएंगे। When I started working in झांसी की रानी, I realized it's complete fiction. इसमें कुछ हिस्टोरिकल है ही नहीं। फिर झांसी की रानी एक बच्चा है, वो कभी इससे लड़ेगी, कभी रात में चोर बन के जाती है, कभी एक अंग्रेज के घर में घुस के कुछ चुरा के ले आई, कभी रात में जाके वो गरीबों की मदद करती। I mean, the script was being written at Meera Road. It was not written in any history books. And ये मुझे बाद में पता चला कि historicals are no more historicals. आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर का नाम ले लिया, हाँ, एंड देन यू मेक अ कंप्लीट फिक्शन आउट ऑफ इट। पूरी कहानी आपने खुद लिखी है, कुछ भी उसमें आपने ट्रूथ हिस्ट्री की किताब आपने खोल के देखी नहीं है, जबकि आप हिस्टोरिकल शो बना रहे। वाइट टीपू सुल्तान और जो मेरे आने के पहले शोज बने थे लाइक टीपू सुल्तान, ग्रेट मराठा, महाभारत, रामायण, भाई महाभारत की कहानी महाभारत की ही रहेगी, रामायण की कहानी रामायण की रहेगी। अगर रावण का ट्रैक, रावण की टीआरपी नहीं आ रही है तो फिर राम कुंभकर्ण को नहीं मार के लास्ट में कर देंगे, क्या कुंभकर्ण की ट्रैक अच्छा रहा है उसकी टीआरपी मिल रही, या एक नया राक्षस क्रिएट कर दिया जिसका लोगों ने नाम ही नहीं सुना है, ये कोई राक्षस भी था भाई। एट द एंड ऑफ द डे हिस्टोरिकल, मुझे याद है अकबर खान की अकबर द ग्रेट में जो हमारी रिसर्च टीम थी वो हिस्ट्री पीपल और जो राइटर्स थे उस हिस्टोरिकल चीज को ड्रामेटाइज करके लिख रहे थे, बड़े 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 डायलॉग बोलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाएंगे। आज तो पूरा फिक्शन है, इट्स कंप्लीट फिक्शन, देयर इज नो कांसेप्ट एनी हिस्टोरिकल शो नाउ। ये एक लूप होल पकड़ा था बीच में, एक फॉर्मूला चल गया था ये कि किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को उठाओ, उसको बच्चा बना दो। ये 1-2 सीरियल में तो चला, उसके बाद ये भी फेल हो गया फॉर्मूला फिर नहीं चला। बच्चा तो बड़ा होते ही सीरियल बंद हो जाता है। हाँ, एक मुझे ये चीज समझ नहीं आती इस टीवी सीरियल्स की, ये ना जो एक्टर आने के बाद स्क्रिप्ट आती है ना सेट के ऊपर, कई बार तो होता है कि सीन शूट हो चुका होता है, मास्टर शूट हो चुका होता है, फिर क्लोजअप के टाइम पे डायलॉग चेंज हो जाते हैं। देखो मुझे क्या लगता है ना कि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ है, आई शुडंट बी सेइंग इट, उसका रीजन तो यही है कि जब से कॉर्पोरेट्स आए हैं, हाँ, the more the creative people went away and the corporate people came in, वहां से हुआ है। देखो ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो चाह रहा है कि एक्टर को बुलाने के बाद हम स्क्रिप्ट लिखे, राइटर रात में लिखता है, बट उसे चैनल से अप्रूवल ही उतना रात में मिल रहा है। चैनल इज ऑल्सो नॉट रेडी टू वेट कि भाई आप 3 महीने का हमको दे दो भाई, इट्स नॉट इवन अ बिग टाइम, 3 महीना ये कहानी चलेगी, यू जज द टीआरपी आफ्टर 3 months ना, वो तो पर डे देख रही है। एक दिन आपकी टीआरपी कुछ कम हुई, अरे इट कुड बी फॉर एनी डैम रीजन, क्रिकेट मैच होगा इसलिए उसने लोगों ने नहीं देखा उस दिन, आपकी टीआरपी कहने इस कैरेक्टर का सीन आया था, इसकी टीआरपी इसको बदल के ऐसा कर दो कुछ। सो द होल डैम थिंग इज इट अनटिल अनलेस अगर चैनल आपको 3 महीने की गारंटी दे दे कि भाई 3 महीना यही रहेगा, तो आई एम श्योर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनका पैसा भी बचेगा अगर पहले प्लानिंग से करके करेंगे। और वो 3 महीने का अपना बढ़े। भाई ओटीटी में यही तो हो रहा है आज, ओटीटी की क्वालिटी जो है टेलीविजन से क्यों इंप्रूव करेगी, तो पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, फिर आपका दिखाना शुरू होता है। जब ओटीटी का फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होता है तो उसका 10 एपिसोड बन चुके होते हैं, ये नहीं है कि उसके अगला सीन भी जो है वो आज रात को शूट हो रहा है जो कल तुम दिखा रहे हो। उनसे आपने निगोशिएट किया, वो भी कॉर्पोरेट्स ही कर रहे हैं, उनसे आप निगोशिएट करते हो भाई पूरा पैकेज बनाऊंगा, जब मेरे 15 एपिसोड बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, तब हम रिलीज करें। तो 8 की आपकी कहानी फिक्स्ड है, टीआरपी बढ़े चाहे न बढ़े, दैट्स अ रिस्क यू आर टेकिंग लाइक द फिल्म्स। हमने अपनी फिल्म बना के रिलीज कर दी, ये नहीं कि भाई अगले सीन में गाना आएगा कि एक्शन आएगा, इमीडिएटली मैं देख रहा हूं कि भाई गाना जल्दी डालो, शूट करो, रात में गाना डाल दो फिल्म में, ऑडियंस बैठा देख रहा है।
ऐसा थोड़ी होगा। टीवी इंडस्ट्री इस तरीके से डेवलप हो गई, इसीलिए दूरदर्शन वगैरह के टाइम जब राइटर्स खुद लिखते थे, सीरियल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कहानियां थी, बहुत अच्छे फिल्म के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, एक से एक बड़े फिल्म मेकर्स टेलीविजन शोज बनाते थे, एक से एक टेलीविजन शोज बनते थे, क्या क्वालिटी थी उन शोज की। भले टेक्निकली वो वाले कैमरा वगैरह नहीं थे, लेकिन राइटर्स थे, एक्टर्स। आज द प्रॉब्लम इज दैट द क्रिएटिव हु इज सिटिंग इन द चैनल डजंट हैव द पेशेंस फॉर 2 days। तो इसलिए वो बेचारा प्रोड्यूसर फंस रहा है उसमें, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अगर ये वर्क नहीं हो रहा, बदलो। अच्छा, अगर उसने पहले से शूट कर दिया तो प्रोड्यूसर का पूरा नुकसान हो गया ना। अगर वो 4 दिन की शूटिंग करके बैठा है, चैनल सडनली से ये चारों सीन ही नहीं रखते हैं, उसका तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया उसके चक्कर में। सो वो भी अपना लास्ट मिनट तक रिस्क लेते रहते हैं कि भाई आप पूरा 100% अप्रूवल। कई बार तो हम लोग लोकेशन पे हैं, इसका कौन सा वो बिंदी लगाएगी उसका मुझे अभी तक चैनल से यस नहीं आया, ऐसे शूट रुकी हुई है, यस आ गया तो उसे बिंदी लगाई जल्दी से। वी आर वर्किंग इन अ वेरी स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से है। मेरा अभी भी मानना है कि डिस्पाइट सो मच ऑफ कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस, बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री में हैं जो क्रिएटिव अभी भी हैं, बट उनको करने की छूट नहीं मिल रही ना। भाई फिल्में बन रही हैं, पूरी बनने के बाद ही रिलीज होती है, ओटीटी पूरे बनने के बाद ही रिलीज होते हैं, प्लेस है, आप पूरा शो बनाते हो, उसके बाद ही आपका शो का रिहर्सल आप शुरू करते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पर डे पे डिसाइड करोगे कल इसका ले आएंगे, परसों इसका ले आएंगे, ये वर्क नहीं करा, ये कम हो गया, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इवन दिस एंटायर टीआरपी आई फाइंड सच अटर शैम। इतने घरों में मैं रहा हूं, इतने घरों में मैं जानता हूं, मैं एक घर नहीं जानता जहां पे कोई टीआरपी का मीटर लगा है। कहां से लोग जज करते हैं, और इतना डेलिकेट नहीं, कल 2.8 थी आज 2.7 हो गई है, कैसे जज कर रहे हो, कौन? टोटल शैम। आई थिंक ये पूरा बबल है जो बर्स्ट करेगा, पूरा फेक है। मुझे मैं तो एक घर नहीं जानता। तुम किसी घर को जानते हो जिसमें मीटर लगाया है, टीआरपी देखी जाती है? कुछ नहीं सर, ये सब हवाई बात होती है आधी। अच्छा, दूसरी चीज, आपका टीवी सीरियल चल रहा है, बीच में आपका फोन आ गया, आप उधर चले गए, आप बात करें, टीवी चले जा रहा है। कितने घरों में ऐसे मैंने देखा है, टेलीविजन भी एक म्यूजिक सिस्टम की तरह चलता रहता है। तो क्या आप ये मानोगे कि उसका बड़ी पॉपुलैरिटी है, भाई टीवी चल रहा है, टीआरपी चल रही है उसकी? You also have to use your brains। वो करते नहीं है लोग, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों में। The corporates have completely ruined it. They ruined everything in entertainment. Entertainment industry had to be governed by creative people. जिसमें इतनी दम है कि अपना घर दांव पे लगा के वो फिल्म बना रहा है। घर पे मैं गिरवी करके बना रहा हूँ, वो आदमी बेस्ट क्वालिटी देगा, उसके सिर पे तलवार लटक रही है कि मेरा प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे पैशन है, मैं फिर भी इसमें पैसा लगा काम करूँ। ये थोड़ी क्या मैं मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही है, हिट होगी, फ्लॉप में दूसरे पे पास कर दूंगा, उसकी गलती थी, तीसरे की गलती थी, चौथे की गलती थी। ये गलती किसी की भी हो भाई, आपको प्रोडक्ट से लेना देना नहीं। इनफैक्ट सबसे प्रॉब्लमैटिक बात तो यह कि मेरा एक फ्रेंड था, वो चैनल में काम करता था, एंड ही ऑफर्ड मी अ शो, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज लाइक, इट्स नॉट फॉर यू एंड मी। इफ इट्स नॉट फॉर यू एंड मी, देन व्हाई यू मेकिंग इट? मैं कुछ भी बनाऊंगा प्रेम, मुझे तो पसंद आना चाहिए वो। तुम अपनी पॉडकास्ट बना, एट द एंड ऑफ द डे यू लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग ना। तुम्हें तो पॉडकास्ट अच्छी लगे, तुम अपनी पॉडकास्ट तो अच्छी क्वालिटी की बनाते हो, तुम्हें उस क्वेश्चंस पूछने में, गेस्ट पूछने को बुलाने में मजा आता है, तुम चालू ये करो, मेरे लिए नहीं है, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो पैसे के लिए। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कहां से अच्छा बनेगा? You have all the people sitting in these channels who are saying ये मेरा, I'm not the audience for this। भाई कोई इनविजिबल ऑडियंस के लिए बनाओगे तो फेल ही होगे ना। Be the audience for it। I told the same friend कि तुमने जो टीवी शो बनाया है, अगर तुम्हारा एक अच्छी इवनिंग स्पेंड करने का मापदंड ये है कि तुम अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ बैठ के अपना ही बनाया हुआ टीवी शो देखो, देन इट्स अ हिट। तुम्हें कोई इनविजिबल चीजें नहीं देखी, तुम्हें खुद पसंद आ रहा है, तुम्हें फैमिली को, डोंट बी एस्केपिस्ट एंड से मेरे लिए है नहीं, आई एम नॉट द ऑडियंस फॉर इट। Then make something for which you are the audience। ना you are the deciding authority ना। रवि चोपड़ा बना रहे हो, कह रहे हैं मुझे भाई माइथोलॉजिकल का पकड़ है, मैं माइथोलॉजिकल बना रहा हूँ। आई एम नॉट इवन एंटरिंग अ जॉनर जो मुझे नहीं पता है, तो मैं जानता हूँ वो काम। ये क्रिएटिव बैठ के खुद ही कह रहा है कि मैं आई हैव कास्ट एन एक्टर, आई हैव नो आइडिया। एक कास्टिंग डायरेक्टर आपसे मिले, आई हैव नो आइडिया अबाउट योर वर्क, व्हाट हैव यू डन? देन व्हाई यू कास्टिंग डायरेक्टर इफ यू नो आइडिया व्हाट आई हैव डन? इट्स योर जॉब इफ यू आर कॉलिंग मी कि भाई बैकग्राउंड तो चेक करो, किस एक्टर को तुम बुला रहे हो। इंडिया और खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री और हमारी इंडस्ट्री का डाउनफॉल इसलिए हुआ है कि द पीपल हु आर डिसाइडिंग ओपनली से दैट दे हैव नो इंटरेस्ट इन द वर्क दैट यू आर डूइंग, दे आर डूइंग इट फॉर सम अदर पर्सन। एक इनविजिबल ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, ऐसा है, वो इनविजिबल ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे हैं। मैं जो शोज कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट थिंकिंग दैट द ऑडियंस गोना लाइक इट। आई एम नॉट डूइंग इट थिंकिंग कि ये ऑडियंस लाइक नहीं करेगा,
कहीं और इनविजिबल कोई ऑडियंस है उसे लाइक करेगा। नहीं, यूपी बिहार में बैठे हुए लोग, अरे तुम कभी यूपी नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो नॉर्थ नहीं गए, तो पता ही हाउ यू जजिंग कि कौन वहां पे रहता है, उसके क्या टेस्ट है, वो क्या देखना चाहता है। यहाँ पे बैठ के तुम अपना एक्सेल शीट पे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, नो वंडर दे फ्लॉप, वंडर उतना नहीं चलता है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मैं मुंबई गया था तो मेरे सामने एक सावधान इंडिया का एपिसोड शूट हो रहा था, एंड वो एपिसोड बेस्ड था मेरी सिटी के ऊपर, मुजफ्फरनगर के ऊपर एक केस हुआ था उसमें, और उसमें पूरे में मुजफ्फरनगर कहीं नहीं था। आई वाज लाइक ये क्या है, पता भी नहीं होगा कि मुजफ्फरनगर है कहाँ जो बना रहे थे उसको। मैंने कहा ये तो भाई अलग ही चल रहा है कुछ सीन। इवन आपने एक चीज जो बोली ना अभी कि बंदा कोई अपना घर गिरवी रख के बनाएगा तो अच्छा बनाएगा, उसका एक रिसेंट एग्जांपल हमें मिला है महाअवतार नरसिम्हा मूवी के रूप में। हाँ, अरे मेरी फिल्म मिस चल रही है, देन आई हैव टू गो, मैंने इतनी सुनी है उसकी, आई जस्ट मिस्ड इट। उन्होंने खुद मतलब अपना मॉर्टेज वगैरह रख के सब कुछ करके वो 30 करोड़ में मूवी बनी है, 300 करोड़ क्रॉस कर चुकी है मूवी वो। तो वो है पैशन की जो बात आप कर रहे हो, दैट्स करेक्ट, पैशन से ही ये काम होगा, नहीं तो फिर तो कॉर्पोरेट वाले ही खेलेंगे। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, तो अभी एक हमारा एक डिबेट है साउथ वर्सेस बॉलीवुड वाली, या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस हैदराबाद या चेन्नई वाली। तो आपका इसमें क्या लगता है कि इन दोनों इंडस्ट्री में काम करने के तरीके में कुछ फर्क है, कि वो ज्यादा क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं आज के टाइम में? बहुत फर्क है, क्योंकि जो साउथ के सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े ही रूटेड पैन इंडियन, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन ऑडियंस के लिए है। जो हिंदी फिल्म में बन रहे हैं मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कौन डिसाइड कर रहा है सब्जेक्ट्स, क्यों वो सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, एक इंडस्ट्री क्यों इतनी बदल गई। आई थिंक दे आर द हैंड्स ऑफ द पीपल हु हैव नो कनेक्शन विद हिंदी फिल्म्स। पॉसिबली यही है, मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आई हैव फीलिंग कि जो सेकंड थर्ड जनरेशन ऑफ स्टार किड्स या ये जो कुछ भी कहो, जो लोग आ गए जिनका बेसिक कनेक्ट नहीं है हिंदी फिल्म से, दे डोंट हैव द कनेक्शन ऑफ व्हाट यूज्ड टू बी हिंदी फिल्म्स। इनका ज्यादा कनेक्शन किससे है मुझे भी नहीं पता, मे बी इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, या कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत हॉलीवुड देखा है, थोड़ा बहुत ये देख, इट्स अ जनरेशन जो बहुत कॉन्सेंट्रेट करके कोई चीज करती नहीं है, तो इनका कोई उससे कहना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। और आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं है तो आप उसके प्रोजेक्ट ही बहुत बकवास बना रहे हो। यार ये कोई रॉकेट साइंस अगेन आई एम सेइंग नहीं है। फिल्में कह रहे हैं बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, हाँ हो रही हैं भाई, दे आर अनवॉचेबल, आप देख नहीं सकते हो। प्रेम मैं कह रहा हूँ देयर इज ऑलवेज अ चांस, ऑलवेज अ चांस आई थिंक कि अगर कोई बकवास फिल्म है वो हिट हो जाए। तुम्हें कोई फिल्म प्रेम लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स में अच्छी लगी हो, वो फिल्म चली होगी, बिकॉज एक कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक फिल्म देखोगे, तुम निकलोगे मुझे बहुत अच्छी लगी है, अपना ऑडियंस वो पकड़ लेगी, जिसके लिए बनी है वो फिल्म चल जाएगी। यहाँ मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड इज फेलिंग, बॉलीवुड इज नॉट फेलिंग, इट्स सच अ बैड फिल्म। मुझे वॉकआउट करना पड़ा, इट्स अनझेलेबल, देख ही नहीं सकते इतनी बकवास फिल्म, इतनी खराब फिल्म आप बना रहे हो, कोई सेंस नहीं है, कोई गाने नहीं है, कोई स्टार सिस्टम नहीं है। सी बॉलीवुड वाज आल्सो एस्पिरेशनल इन द सेंस कि मैं भी सोचता था कि मैं विनोद खन्ना जैसा दिखूं, मैं धर्मेंद्र जैसा दिखूं, मेरा अमिताभ की तरह डायलॉग्स निकले और राजेश खन्ना की अदाएं हूं और ऋषि कपूर की तरह गाने गाऊं, whatever it was, good bad or whatever, it was aspirational। याद है हम अमिताभ की तरह लोगों ने हेयर स्टाइल कराए, फिर मिथुन की तरह हेयर स्टाइल्स करा लिए, फिर इसने सलमान ने बाइसेप्स की सब बॉडी बना के आ गए, फिर संजय दत्त के बाल आ, there was a star system, now good bad ugly I don't know, but there was a star system which really helped। क्योंकि आप फिल्म देखने जाते थे, उसमें आप एक हैंडसम हीरो को देखते थे, एक खूबसूरत हीरोइन को देखते थे, इट वाज एस्पिरेशनल, आपको भी लगता था कि मेरी बीवी ऐसी हो, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, इतनी सुंदर हो, ये हो वो हो। आज तक आप फिल्मों को याद करते हैं उनके गाने से, ये गाना था, इतना बढ़िया इसमें गाना आया था, उसमें ये गाना था, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, आशा भोसले, आई मीन द वर्ड्स, उषा उथोप, ये तुम्हें सिंगर्स भरे पड़े थे और एक से एक गाने थे। मैं फिल्म का नाम बताऊं तुम एक सेकंड में उसका गाना बता सकते हो। दिस वाज द फिल्म दैट पीपल वांटेड टू गो एंड सी। सडनली एक वेस्ट में थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया टू बी रियलिस्टिक, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा रियल लोगों के बारे में एक इमेज आती कि एक रियल लोग के बारे में आप फिल्म बनाई, तो भाई बनाई, कुछ एक चली भी, डिफरेंट थी चली भी, बट उसको पैटर्न आपने बना लिया। I'm not interested, Brain, frankly, to spend 400 rupees and go to see the life of my neighbor। वो तो मैं फ्री में रोज ही देख रहा हूँ घर में। अगर मेरी नेबर जैसी हीरोइन है, मेरी नेबर जैसा हीरो है, मेरे वही कैरेक्टर्स हैं, वही मामा जी आ गए मोटे से, वही चाची जी आ गई ताना मारती हुई, वही अगली लुकिंग हीरो है, बैड लुकिंग हीरोइन है, इसको रियल कहा जाए कि रियल फेसेस हैं ये, इनकी कहानी के लिए 400 रुपए क्यों दूं? और इनकी कोई कहानी भी नहीं, इनकी कहानी में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं, इनकी कोई कहानी है भी नहीं, आपकी प्रोजेक्ट्स भी महा बकवास है, एक दो फिल्में अच्छी आती हैं,
बाकी आपने उसको भी पैटर्न मान के डालना शुरू कर दिया, वो भी आपको लगता है कि भाई ये तो पैटर्न है, इससे मुझे बहुत फायदा होगा, एक दो फिल्में चल गई थी तो आप वही डालते हैं। फिल्म इट इज फैंटेसी एट द एंड ऑफ द डे। आप एक 70 mm के पर्दे पे एक लार्जर देन लाइफ चीज देखने जा रहे हो, एंड बाय दैट आई डोंट मीन वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, बट एक चीजें आपको खूबसूरती है, अट्रैक्ट करती है। नहीं भाई साहब, मेरा बड़ा रियल को देखने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना भाई। उसके बाद तुम्हारी कहानी में भी कोई दम नहीं है, कुछ नहीं होता है तो एक फ्रस्ट्रेटेड सेक्स लाइफ दिखाने लगते हो। सपोजिटली यही बहुत बड़ा यूएसपी हो गया है। छिप के हमने शराब पी ली छत पे जाके, किसी बच्चे ने सिगरेट पी ली, ये हमारी रियल फिल्म हो गई है। आई मीन who told you that the audience wants to see real films? No one told you this. All the films are flopping. आज भी जो हिट हो रही है तो गदर ही हो रही है पार्ट 2, लेकिन जो और साउथ की तो टोटली वही है भाई। प्रेम, एक चीज हुआ करती थी, डायलॉग। आज भी को पुरानी फिल्मों के डायलॉग याद है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, और यहां से लेके यूं तो हमारा नाम बसंती है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, फिल्मों के कैसेट्स आते थे जिसमें सिर्फ फिल्म के डायलॉग चलते थे, नॉट जस्ट द सॉन्ग्स। तौहीन तो आप कर रहे हैं उन 3 जिंदगियों की जो पाक हैं, साफ हैं, बेगुनाह। ये डायलॉग ये देखने को नहीं मिलते। मुझे तो अरुणा ईरानी टाइप के डायलॉग्स अभी तक याद हैं। फिल्म में उससे पूछती है आपका पता क्या है, व्हेन शी प्लेज आई थिंक अ प्रोस्टिट्यूट और समथिंग, तो उसका हीरो पूछता है कि आप पता तो बता जाइए आपका क्या है, पैसे आपको कहां पे भिजवाऊं, आपने कुछ मदद की है मेरी। एंड शी टर्न्स बैक एंड सेज खाली कोठा और मोहब्बत भरा दिल। I mean, it just, Batala is a line, but there was a writer behind it. There was, I can very, very well picture एक पेड़ के नीचे बैठ के एक झोले वाले राइटर ने डायलॉग लिख के दिया होगा, सर ये बुलवाइएगा, एंड ये सर यहाँ ये बोलते हैं खाली कोठा और मोहब्बत भरा दिल, ये मेरा पता है। People used to clap on these, तालियां पड़ती थी इनमें। आप चेंज करिए, but keep the essence there. The South Indian industry has kept that essence. आप बाहुबली देखते हैं, आप उनकी बाकी फिल्में देखते हैं, आज भी एक माँ बेटे के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होता है, आज भी भगवान की मूर्ति के सामने लोग बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, आज भी वो सारे इमोशंस जो हैं। व्हेन इज द लास्ट टाइम यू सीन अ फिल्म, हिंदी फिल्म, जिसमें एक माँ बेटे का कोई कॉन्फ्रंटेशन हुआ? कुछ है ही नहीं। देयर इज नो सीक्वेंस लाइक दैट। जिसमें कोई फादर सन की शक्ति में दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन के कॉन्फ्रंटेशन थे, त्रिशूल में संजीव कुमार अमिताभ बच्चन के थे। कौन सी फिल्म है? नेम मी वन फिल्म जिसमें फादर सन का कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो। ये कि नेम मी वन फिल्म जिसमें तुम्हें देखते देखते आंसू निकल आए। एक दो पुराने स्टाइल के म्यूजिकल्स में, बाकी सब आई डोंट नो व्हाट दे आर मेकिंग। मैं तो बैठ ही नहीं सकता। आई कांट सिट थ्रू दीस फिल्म्स एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एक्टर. I need to work here only. The industry has gone in very strange hands. And I completely disagree with people who say it's a very good time in the industry. It's a terrible time. It's a terrible time for actors. It's a terrible time for makers. People who have, I know very creative people have lovely scripts, passion, so much of passion to make a film, but have no money. There's nobody supporting them. There's no, the so-called stars are so inaccessible. जो पुरानी कहानियां थी ना कि मैं इससे मिला और मैंने उसे कहानी सुनाई, ही लाइक इट, इससे चलो कर, तुम किसी से मिल ही नहीं पाओगे। यू हैव टू मीट दैट एजेंट एंड देन दैट मैनेजर एंड देन ही इज गोइंग टू अप्रूव द स्क्रिप्ट एंड ही विल गो दिस। इतना सब करने के बाद किस्सा क्या होता है? रिजल्ट ये बहुत ही बड़ी जीरो फिल्म तो फ्लॉप ही होनी है उसके बाद। इट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर द इंडस्ट्री। I'm sure it will recover, but उसके लिए वापस कहना चाहिए इंडिपेंडेंट। By independent I don't mean normally mean only small. But I say independent means people who will make the film the way they used to make. There is no personal thing, rapport left. There is no story of कारपेट पे बैठ के रात भर एक्टर डायरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसको बता रहा है ऐसे करना, ही इज ट्राइंग समथिंग, रात भर चाय चल रही है, उसमें आप बता रहे हैं तो कल हम ये सीन करेंगे, परसों करेंगे, ये कैरेक्टर्स देयर। No idea. I have shot for 2 films that did not even meet the director till I reached the location, and they were big films because I went through casting director, I was approved, I got the budget finalized through some production, I got my costumes made from another person. I had a small briefing, but there was no rapport. अगर वो rapport हो तो performance भी आपकी बहुत अच्छी निकल के आएगी because you know what the director wants. The director knows what you can give because every actor can say the same line in 20 ways. आप बता दें कि इस तरीके से बोलो ये मेरा कैरेक्टर है, बट आई डोंट नो, आजकल तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है सब कुछ, बट आई एम होपफुल कि ठीक होगा। होपफुल सर, होपफुल। आपने डायलॉग्स के भी बीच में बात की थी, तो डायलॉग से आते हैं डबिंग पे कि हॉलीवुड की जितनी बिग बजट मूवीज हैं, मेगा मूवीज,
उसमें सब में आपने विलेन प्ले किया। आपकी वॉइस, मेरा पहला इंटरेक्शन आपकी वॉइस से था फैंटास्टिक फोर का सेकंड पार्ट, जिसमें सिल्वर सर्फर को आपने आवाज दी थी। मैंने देखी थी जब बचपन में, और वो आवाज मुझे एक क्लिक की थी, क्योंकि मैं हिंदी में देखता हूँ पहले से, क्योंकि एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए मेरे मन में भी एक रेस्पेक्ट है कि भाई जो काम है जो किया है, और हिंदी में देखने में ज्यादा मजा आता है मुझे। फिर उसके बाद जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सिल्वर सर्फर की वॉइस आपने दी है। उसके बाद फिर मैंने पूरा एकदम पीछे का देखी चीजें जाकर दोबारा से, सारी चीजें। इवन अब मेरे साथ ये हो गया है, जब भी कोई एनिमेशन, कोई मूवी आती है, कुछ भी आती है, तो मैं तुरंत आपकी आवाज, अरे ये तो मैंने आपको कई बार मैसेज किया बीच में। मुझे पता है तुमने 1-2 बार मुझसे कहा है और मैं भूल चुका हूँ कि ये आपकी आवाज है। मैंने कौन सा प्रोजेक्ट है, तो ये है। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये तो मेरी है। या जैसे हनुमान मूवी आई थी, है ना? हाँ। हनुमान का जो स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट टीजर जो था, उसमें जो राम वाला जो है वो आपका था। वायरल हो गया, कितने लोगों ने यूज किया मेरा राम 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 चैंटिंग। हाँ। ऑल ओवर कितने लोगों ने डाली हुई है। और एक जगह तो बड़े मजे की बात थी, यूट्यूब पे किसी ने डाला हुआ था राम राम, वो मेरी आवाज है। एंड उसके नीचे लिखा था जिस ये डबिंग आर्टिस्ट की डेथ हो चुकी है, ये आवाज देख के आई वाज राइटिंग, आई सेड नो, वेरी मच अलाइव, क्या करो भैया, मेरी आवाज है। अपनी मर्जी, ये तो कोई आवाज, ये तो आसमान से आई है आवाज, ये तो यूनिवर्स से कैप्चर की थी, पता नहीं क्या क्या उस पर कमेंट्स आ रहे थे। इनफैक्ट आई इवन आस्क्ड अशिम सामंता, जो बहुत बड़े, ही डज लॉट ऑफ, शक्ति सामंता के बेटे जो पुराने आराधना, ही सेड दैट बिकॉज़ वो वायरल हो गई थी, तो मैंने कहा कि इसका कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखो यार, अगर तुम YouTube पे डालोगे तो दे विल टेक इट ऑफ, मतलब अगर कंप्लेंट करोगे, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो वायरल हम नहीं पकड़ सकते, YouTube वाले कर सकते हैं। सो डू यू वांट इट? आई सेड नहीं, आई डोंट वांट इट, ये तो भगवान का नाम है, पे मेरी आवाज चल रही है तो चल रही। ऑल आई वांटेड वाज समबडी शुड गेट क्रेडिट फॉर इट, बट उसमें तो क्रेडिट मिलती नहीं बस वो। लेकिन हाँ, ये कम हनुमान के उसमें मैंने किया था। सो आपने 300 ज़क्सीस और पीटर डिंकलेज के लिए एक्समैन में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या रहा डबिंग के? उसमें सारे तो आपको याद भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा करने में जो मजा आया और जिसकी मुझे सबसे ज्यादा इज्जत मिली, दैट आई थिंक इज मुफासा, जो मैंने लास्ट डिज्नी की फिल्म की है। ओके। So I'll tell you the reason for it. पहली चीज तो क्या है कि उससे बिगर कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज द हीरो इज प्लेड बाय शाहरुख खान। ठीक है, मुफासा इज शाहरुख, उसके लड़के आबराम, आर्यान खान भी हैं उसमें, श्रेयस तलपड़े, संजय मिश्रा, लॉट ऑफ बिग एक्टर्स आर देयर, एंड आई एम द मेन विलन ऑपोजिट शाहरुख खान, इट्स अ बिग अचीवमेंट। दूसरी चीज, वो फिल्म को इंडिया में एज अ डब्ड फिल्म नहीं यूज करके, उसका जो मेन स्ट्रीम है, लोग हिंदी वर्जन ही देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ वेरी ह्यूज स्टार। तीसरी चीज, उसमें गाना है जो मैंने गाया है, और शाहरुख के लिए तो शान ने गाया और किसी के लिए किसी और ने गाया। सो आई हैड सेड दैट सिंस आई सिंग एज वेल, और मैं म्यूजिकल शोज जो करता हूँ, प्लेज मेरे, आई सिंग, so I say I want to try for the singing also, तुम किसी की playback को मत देखना मेरे लिए। So we rehearsed and then I sang. So I'm one of the very few actors जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट में गाया और एक्टिंग दोनों की है मेरे कैरेक्टर। मैंने उसका गाना भी गाया, उसी की एक्टिंग भी की। Plus they gave the film a lot of importance. So for the first time, I think for the first time, I have a solo credit in the film. In the screen, my name comes alone. In Indian cast में शाहरुख खान, there's that विक्रांत चतुर्वेदी. It has a solo 70 mm credit. So I felt very high. जब मैं पहली बार उसको प्रीमियर पे देखने गया था, then I didn't know कि इसमें credit आएगी. Because कई बार क्या होता है, max to max what they do is scroll में आ जाता है that this is in the Hindi version. In fact, I watched it the second time और मैंने उसका as a excited person फोटो भी खींची, that is a solo credit. So I thoroughly enjoyed doing Mufasa. Also the money was very good. तो ये मुझे अभी तक के जितने काम है, मैं लास्ट काम मुझे सबसे मजा आया। बाकी एज कैरेक्टर्स तो बहुत मजा आता है करने में। हियर आई लाइक टू टेल यू समथिंग। तो हमारी जो वॉइस की इंडस्ट्री है, इसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं। एक है जो डबिंग आर्टिस्ट है, दे ओनली डू डबिंग वर्क, दे आर वेरी गुड वॉइसेस बट दे डू डबिंग वर्क। एक है जो एक्टर्स हैं जो वॉइस डबिंग करते हैं। सो आई कम इन द actors category. So because I'm primarily an actor, I have a screen face and all that. So I also do, and a couple of actors do that also. बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी actors हैं जो equally dubbing भी करते हैं, और कुछ completely dubbing artists हैं जो जिनका तुम चेहरा नहीं जानोगे कभी।
तो जो एक्टर्स हैं उनको ये लोग ज्यादा एक्टिंग बेस्ड रोल्स के लिए कॉल करते हैं. So like if it's been done by a very big actor there, so then they'll cast an actor to do it, and they will not cast a dubbing artist to do it mostly, because the dubbing artist has a great voice and he knows the technique, but he may not be a great actor. हम एक्टिंग की कैटेगरी में जा रहे हैं क्योंकि हम वॉइस से एक्टिंग नहीं करते. तो इसलिए सबसे डेंजरस और सबसे बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं हॉलीवुड के, उनकी जब फिल्म्स होती हैं, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग को कॉल किया जाता है. लाइक हावियर बारदेम इज लाइक गॉड ऑफ एक्टिंग. उसने जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल किया, उसका ही इज द मेन विलन. सो दे कॉल्ड मी टू डब फॉर हावियर बारदेम, और मेरी जान निकल गई उसकी परफॉर्मेंस देख के. मैंने कहा माय गॉड, बिकॉज वो इतना इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, सिर्फ अपने डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, उसके दिस दैट एंड सो मच इम्प्रोवाइजेशन इज गोइंग ऑन. दोस आर वेरी डिफिकल्ट पार्ट्स टू डू, लाइक स्काईफॉल, स्पाइडरमैन, अवतार ऑफ कोर्स. अमेजिंग स्पाइडरमैन में था ना आपका, फर्स्ट वाली में, जिसका हाथ कट जाता है, जो प्रोफेसर होता है, जो विलेन बन जाता है, जो चिपकली बनता है और क्या क्या बनता है. देन ऑफ कोर्स अवतार, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सेलिब्रिम्बोर, प्लैनेट ऑफ द एप्स, राका. इसमें भी एक माइनर हायरार्की है कि व्हेन आई एम डूइंग एन एनिमेशन और लाइव एक्शन, तो फिर मुझे किसी और की आवाज, मतलब किसी एक्टर की आवाज में आवाज नहीं देनी है, वो एक फिगर को देना है. तो इट्स आई कंप्लीटली ओन इट, वो मेरा अपना होता है. कई बार अगर एक दूसरे एक्टर की मैं देना है, देन आई एम स्टिल डबिंग फॉर हिम. परफॉर्मेंस एक मेन एक्टर दे चुका है, मैं उसकी परफॉर्मेंस को बस एनहांस कर रहा हूँ इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. सो आई प्रेफर लाइक मुफासा एंड प्लैनेट ऑफ द एप्स एंड इस टाइप के में, बिकॉज देयर इज नो एक्टर फॉर हुम आई एम डबिंग. इसने मुझे बहुत हेल्प किया है. आई हैव स्टार्टेड डूइंग प्रोफेशनल वॉइस ओवर वर्क ओनली आफ्टर अशोका 2016 के बाद ही. I could have done much earlier also, लेकिन तब मुझे पता नहीं था उसका. And I was shooting for Ashoka and I was driving back एक colleague के साथ, and he said कि मुझे रात में dubbing के लिए जाना है. So I asked him, what are you dubbing for? Because I'm again like saying, जब मैं पुराना जो हमारे टीवी सीरियल्स थे उनको डब करते थे हम. So I've dubbed for Vishnu Purana, I've dubbed for Thief of Baghdad, I've dubbed for Akbar the Great. Used to go dubbing also. तब सिंग साउंड उतना अच्छा नहीं था, एक्शन काट ये सब बोलते रहते थे डायरेक्टर्स. So that friend told me he's dubbing for someone else. So I said, where do you dub? Then he introduced me, said ऐसे ऐसे बहुत सारे आजकल लोग हैं जहाँ पे बहुत डबिंग होती है. I said, अरे that's good news. So I can contact them also. Then I contacted them. And because I knew the craft, क्योंकि मैंने अपना ही डब किया हुआ है, तो मेरे लिए डबिंग बहुत फास्ट था, क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई, मैं खुद अपने रोल्स मैंने बहुत डब किए थे. तो मुझे, मेरे लिए द डबिंग स्टूडियो वाज नॉट अ न्यू थिंग. एंड बिकॉज आई हैव अ गुड वॉइस एंड इट सूट्स सर्टेन काइंड ऑफ पार्ट्स एंड आई एम अ गुड एक्टर, तो फिर वो उस तरीके के रोल्स फटाफट आने लगे. एंड इट ओपन्ड अ न्यू इंडस्ट्री फॉर मी. लाइक आई स्टार्टेड डूइंग डबिंग एंड देन इट हेल्प्ड मी कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छा रोल एक्टिंग का नहीं मिल रहा है, then I can hold myself and not pick up a rubbish role for money. कि भाई पैसा मिल रहा है तो भाई क्या करो, तो ये कर लो. तो voicing helped me. Then I started doing advertising. तो आवाज चलने लगी उसमें, तो और भी अच्छा पैसा है. Then animation, then narrations, and you know, I discovered that एक पूरी नई इंडस्ट्री है ये. अलग अलग ऑडियो बुक्स हैं इसमें, narrations हैं, वॉइस ओवर्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, डबिंग है, क्रिएटिव काम ही कर रहे हैं. ये नहीं है कि एज अ बैकअप आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है या शॉप खोल ली है, ऐसा नहीं है. इससे आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं. I've done my shows, I've done my theater, जो मैं करता रहता हूँ, and I am doing my voicing. But I feel happy because the voicing is giving me the money and the theater is giving me the acting satisfaction, the creative satisfaction. मैं act कर रहा हूँ, so it's a good balancing act. अगर मैं ये voicing नहीं खुली होती, then I would have been forced कई बार to pick up projects you don't enjoy also. कई बार आप ऐसे project कि भाई आप पैसे के लिए कर लो. कहना बहुत आसान है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, स्पेशली अगर आपने बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो फिर ये कहना बहुत आसान है कि आप पैसे के लिए कर लो. आप पैसे के लिए कर नहीं सकते. बिकॉज़ व्हेन यू रीच द सेट, यू वांट अ गुड रोल, यू वांट गुड सीन, यू वांट टू परफॉर्म. ये थोड़े कि आप एक ग्रुप में खड़े हुए हैं और 4 लोग एक टीवी सीरियल में पीछे खड़े, उनमें से आप एक हैं. पूरे दिन आप बैठे हुए, आप बस सोच रहे हैं मुझे पर डे मिल जाएगा, बट यू गेटिंग, you're not acting anywhere. हो सकता है पूरा सीन शूट होने के बाद आपके 2 क्लोजअप लग जाते हो. Luckily, by the grace of God, I have never been in that situation. मुझे हमेशा अच्छे बड़े मेन रोल्स ही मिले. बट मैंने अपने कॉलीग्स को देखा है, they are cool about it. I'm not judging anyone. but I'm saying पूरे दिन का काम में अपने रूम में ताश खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. क्या मेरा पर डे बन गया, मैंने साइन कर लिया, मैं निकल गया. यहाँ तो मेरा दिन काटना मुश्किल हो जाएगा अगर मुझे पता चला है कि भाई इससे तो मैं अपनी जरूरतें कम रखूंगा और अपने घर में ही बैठूंगा.
इंस्टेड ऑफ वहां की वैन में पूरे दिन बैठ के पर डे कमा के आ गया। मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि आप देन आपके ऊपर और प्रेशर आने लगते हैं, आपको अच्छा रोल क्यों नहीं मिल रहा, आप सेल्फ डेप्रिकेटिंग हो जाते हो, आपके अंदर कोई कमी है क्या, आप क्या अच्छा नहीं कर रहे हो, आप लुक अच्छी नहीं आ रही, आपकी एक्टिंग में कोई कमी है क्या, ये हो गया वो हो गया, आप अपने आप को इतना सेल्फ डाउट आने लगता है। वॉइस ओवर इंडस्ट्री में अभी डबिंग में एक थोड़ा सा आने वाला है एआई का जो यूज हो रहा है। एआई का यूज तो हो रहा है, बट वो अभी एक्टिंग में उतना नहीं हो पाएगा, बिकॉज व्हेन यू हैव टू एक्ट विद इमोशंस, वो एआई नहीं कर पाएगा। इट विल डेफिनेटली इफेक्ट नरेशंस एंड ऑल दैट, वो तो कर सकता है, लेकिन एक्टिंग में तो उतना नहीं कर पाएगा। और मुझे क्या लगता है ना कि एआई अगर आएगा भी तो फिर वो इलीगली नहीं, फिर वो लीगली आएगा, और उसके भी अपने बजटिंग और स्ट्रीमलाइन होगा कि भाई दे आर यूजिंग माय वॉइस, देन दे विल गिव मी रॉयल्टी और समथिंग फॉर इट। वो इलीगली नहीं करेंगे, उसके लॉजिस्टिक्स अलग हो जाएंगे। एंड टेक्नोलॉजी आती है और शुरू में कई बार डिस्टर्बिंग लगता है, बाद में उसके भी काउंटर आ जाते हैं, लोग उसको समझ जाते हैं कि इसको इस तरीके से हैंडल करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा डर तो है इसका, एआई का, सबको ही है। ऑल्सो बिकॉज मेरे सामने देखते देखते ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है वॉइस एक्टिंग की। इट हैज बिकम अ वेरी big industry and a lot of people are living very good lives just by doing voiceover. And hua kya hai, also with the coming of Netflix and Amazon, because they also have a Hindi version, they also have a local version, they also have an English version. Luckily, because I know English also very well, मैंने कई हिंदी के इनके कोई बड़े shows इंग्लिश में डब किए। जैसे एक शो आया था कोहरा, which is like very people really liked it. वो एक नेटफ्लिक्स पे था। ओके, इट वाज इन्वेस्टिगेटिव, पंजाब के ऊपर था। I had dubbed for the main guy there in English. इधर विकी करके जो एक्टर है पंजाबी, वेरी बिग स्टार, so his English I did Cat also, जिसमें रणदीप हुड्डा था, in English, but they don't do the Hindi, I do the English version for them. Okay. एक शो में मैंने आशुतोष राणा के लिए इंग्लिश में किया था, क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं कर पाते, लोग हिंदी एक्टर्स हैं, तो इनकी जो इंग्लिश, so they call actors for it, so it's like that. और ये इंडस्ट्री, मतलब मुझे याद है शुरू में लोग कहते थे कुछ नहीं है तो मैं थोड़ी डबिंग कर लेता हूँ। आज तेरे वेटिंग लिस्ट फॉर पीपल यार, इसके वॉइस ऑडिशंस होते हैं, लोग महीनों इंतजार करते हैं, 4 महीने में एक दिन स्टूडियो डेट देगा, उस दिन सारे आप सैंपल्स देके चले जाइए। इट हैज सडनली बिकम सो बिग दैट आई फील वेरी ब्लेस्ड इन अ सर्टेन वे दैट आई हैव कम एट द राइट टाइम। आई एम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। अब मुझे, अगर मैं बिगिनर होता कि आज मैं कह रहा होता सर मुझे वॉइसिंग का काम कहीं चाहिए, मैं जाता कहाँ? बिकॉज़ नाउ आई वुड हैव बीन वन इन thousands who's trying, अपने सैंपल्स बना के भेजना, ये करना वो करना। जिस समय उतनी हॉट नहीं थी इंडस्ट्री, उस समय अगर आप एस्टैब्लिश हो गए, then at least you know you're in the top league of like whatever 15-20 top voice actors in the country, तो वो आप हो जाते हैं। Otherwise अब तो बहुत मुश्किल हो गया। It's a very competitive industry and a very, because it has become well paying also, well respected also. क्या आप चाहेंगे कोई डायलॉग सुनाना अपने किसी कैरेक्टर का डबिंग वाला? I don't remember any lines from my dubbing for sure, because वो तो काम किया चले। It is like अगर तुम मुझसे कहो कि आप सितारा में से कोई लाइन याद करो, अब तो कोई भी याद नहीं है। बट मैंने जब अकबर खान के साथ when I worked in my first show, तो मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया था, and I was, मैं अपने आप थोड़ा तुर्रम खान समझता था कि भाई डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छी तरह याद हो जाते हैं, और याद हो भी जाते हैं, which you also have experienced. So जब मैं पहली बार प्रेम टेलीविजन स्टूडियो में, मतलब एक जयगढ़ फोर्ट के अंदर उसका सेट लगा था, मैं कैमरे के सामने मैंने फेस किया है, तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कैमरा एक्टिंग क्या होती है। बिकॉज पहले एक तो 200 लोग सेट में, दरबार का सेट लगा हुआ है, दूसरी आप मेकअप और गेटअप में आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। आप कुछ बोलना चाहें तब तक किसी कॉस्ट्यूम वाला आके आपकी माला कर रहा है, कभी साउंड रिकॉर्डिस्ट आपका माइक ठीक कर रहा है। देन आई वाज टोल्ड कि आप एक पोजीशन पे जाइएगा और ऐसे सलाम करके आपको एक लाइन बोलनी है। जिससे लाइन बोलनी है वो लाइन एक्टर नहीं है, वहां तो एक कैमरा है और नीचे पूरी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जमात स्क्रिप्ट लिए लेटी हुई है कैमरे के कि यहाँ देख के बोलना है। यहाँ आई वाज जस्ट नॉट यूज्ड टू इट, और मुझे मतलब इतनी नर्वसनेस, मुझे 3-4 लाइनों का एक उर्दू में स्क्रिप्ट दी थी सुबह से, जिसको मैं रट्टा मार के घोल के पी गया था, लेकिन मुझे एक वर्ड न याद हो उस समय सेट पे। अच्छा, और मैं जाऊं, उन्होंने कहा यहाँ खड़े होकर आदाब करो, तो मैं जाके किया ऐसे। उन्होंने कहा नहीं सर एक मिनट, आप फ्रेम से बाहर हो रहे हैं। अभी फ्रेम क्या होता है? तो नहीं, आपको उतना ही तक झुकना है, ऐसे कहा, पर आप नीचे, थोड़ा नीचे, चेहरा छुप रहा है, थोड़ा नीचे, यहां तक करो।
अब यहाँ पे हाथ भी लाना है, बोलना है, फिर अपनी लाइन भी बोलनी है एक्टिंग में। आई वाज सो नर्वस एंड आई केप्ट ऑन फॉरगेटिंग। मैंने 8-10 रीटेक दिए एंड एट वन पॉइंट आई इवन शाउटेड समथिंग लाइक सम अब्यूज इन इंग्लिश, क्या रहा है? And Akbar Khan, such a gentleman, he is such a fine maker. He came to me, put his arm around me, and he says, "Hota hai, don't worry about it. You're doing it very well. If you need a break, have a cup of tea or something." So encouraging. I mean, आजकल के तो गाली गलौज दे देते डायरेक्टर के पंकज को पकड़ा। He was so encouraging. I said, "No, sir, I've never forgotten this. I think I'm completely back." अच्छा, उसमें जब असिस्टेंट्स मदद कराना चाहे, सर कटर पे लिख दूं आपके लिए, You are feeling so small कि 3 लाइनें याद हो रही है, कह रहा कटर पे लिख दूं, and this that and all that was that. Finally टेक हुआ and किसी तरह भगवान का नाम लेके लाइनें निकल गई मेरे मुंह से, and Akbar Khan said ताली बजाओ, and the entire set clapped for me and I got so confident. उस समय में निकला, मैंने अपने आप को मॉनिटर पे देखा, I realized I could have done much better, लेकिन ओके हो गया था शॉट। So I was nervous, I was forgetting the lines, and it's all in the mind, nervousness, see the line आदमी भूलता है। So why I'm telling you this story is, that was I think 96, 97, वो मेरा पहला डायलॉग मुझे आज तक याद। हो जाए सर, वही हो जाए। खादिम पर आलम पनाह की बात का एहतराम करना वाजिब, और ये बताना भी लाजिम है कि फिरदौस मकानी बाबर आजम का नमक बैरम बेग की रगों में खून बन के दौड़ रहा है। गुलाम अहद करता है कि हक के नमक अदा करने का इस सिलसिला आलम पनाह और उनकी आल औलाद तक कायम रखेगा। This was my life. वाह, ये मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा। It was also very tough उर्दू। हाँ, बहुत ज्यादा टफ। यहाँ से हम लास्ट के 2 टॉपिक अभी पकड़ेंगे। एक तो आपका डबिंग के बाद आपका बहुत मेजर जो करियर रहा है वो एक थिएटर आर्टिस्ट का भी रहा है, ठीक है, एंड अभी आपका एक म्यूजिकल चल रहा है बेस्ड ऑन महाभारत, दैट इज जया। उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें आप दुर्योधन प्ले कर रहे हैं। दुर्योधन, so it's a musical version of महाभारत। महाभारत ही है, कोई अडेप्टेशन नहीं है कि कुछ सटायर है कुछ, इट्स अ प्रॉपर जेन्युइन महाभारत, बट हम इंग्लिश में कर रहे हैं ना रॉक म्यूजिकल फॉर्मेट। जैसे ब्रॉडवे वगैरह पे जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार वगैरह होते हैं, जीसस क्राइस्ट की कहानी बट होती जीसस क्राइस्ट की है, तो उसी तरीके से महाभारत है। लिलेट दुबे ने उसको डायरेक्ट किया है, एक बहुत इंटेलिजेंट डायलॉग प्लस लिरिसिस्ट राइटर, क्योंकि पूरा गाने पे ही है, इट्स म्यूजिकल, तो डायलॉग भी गा के ही है, तो वो सारा उन्होंने लिखा था संदीप कांचीलाल जी। Unfortunately, he's no more with us. तो उसका ये रॉक म्यूजिकल वर्जन है, बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो हम उसके 25 शोज कर चुके हैं। लास्ट ईयर ओपन हुआ था, हमने बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा नहीं, बैंगलोर, चेन्नई और पूना में इसके शो किए हैं। अब हम दोबारा बॉम्बे में आ रहे हैं और हमारा 20th और 21st सितंबर को सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम बॉम्बे में इसके बाद शो। सो इट्स फुल्ली महाभारत रॉक म्यूजिकल। रॉक भी कहना गलत होगा, कुछ गाने रॉक में, कुछ अलग अलग स्टाइल में, लेकिन पूरा गा के पूरी महाभारत हमने 2-2.5 घंटे में की है। एंड आई प्ले दुर्योधन इन इट। और महाभारत एक ऐसी कहानी है कि उसका जो भी कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर पे आप एक पूरी फिल्म बना सकते हो। एंड इट्स सच एन अमेजिंग फीचर्स के जिस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको वही हीरो लगेगा, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे द्रोण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे इवन शकुनी हो, भीष्म हो। ईच वन हैड अ पॉइंट ऑफ व्यू, each one had a reason to behave the way they were behaving. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हम विलन हैं तो हमको सारा विलन का काम करना है, हीरो हम सारा अच्छा काम करें। Everybody had a point of view. उसके नजरिए से अगर आप देखते हो तो वो पूरा वो है, वो सही रहता है हमेशा। ऐसा अमेजिंग टेक्स्ट तो आज तक हुआ ही नहीं, एंड आई रियली वांट एवरीबॉडी टू कम एंड सी इट बिकॉज़ इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। एंड हम लोग 25 शो कर चुके हैं, हर जगह स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते हैं, एंड बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है। महाभारत को आपने इंग्लिश में पहले तो करना, म्यूजिकल करना, इस लेवल पे माउंट करना, सो या दैट इज समथिंग एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ। जब बी.आर. चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई थी तो उस वक्त पुनीत इस्सर साहब ने प्ले किया था दुर्योधन। Exactly. तो उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में बोला है कि उन्होंने उसके लिए उरु भंगम पढ़ी थी, जो महाभारत दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। आपने कुछ ऐसा ट्राई किया इसके पहले? पता था, तो मैंने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई न्यू इट। पुनीत इस्सर वगैरह ने, और पुनीत इस्सर वगैरह को तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उस टीवी शो के चक्कर में हमने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि हम तब बच्चे देखते थे, हमने सारा जान लिया। और मेरे घर का भी इस तरीके का माहौल था कि रिलीजियस बुक्स और टेक्स्ट, अमर चित्र कथाएं, इनके जरिए मुझे पता था। और दुर्योधन का कैरेक्टर और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से
आई नो इट, मुझे उसका ऑलरेडी आइडिया था, प्लस स्क्रिप्ट भी जब आपको मिली, अगर आपको बैकग्राउंड पता है, आपको बैक स्टोरी पता है, आपको पता है कि फादर अंधे हैं, मदर चोजन ब्लाइंड है, खुद पट्टी बांध के घूमती है, क्या उनके साथ अन्याय हुआ है, क्या आपको उसका बैकग्राउंड अगर पता है, तो फिर उसको आपको करेक्ट प्ले करने में डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि आपको उसकी बैक स्टोरी पता है। एंड मेरा तो ये मानना ही है कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर को अप्रोच करें ना, तो आप उसको एज अ हीरो ही अप्रोच करें, इवन इफ यू आर प्लेइंग द विलन, ट्राई टू सी दैट विलन के उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। दुनिया की नजर में वो विलन हो सकता है, अपनी नजर में कोई विलन नहीं है भाई। बड़ा से बड़ा टेररिस्ट भी अपने आप को टेररिस्ट थोड़ी मानता है, वो तो मानता है ना कि मैं किसी कॉज के लिए कर रहा हूं। आप अपने आप को विलन नहीं मानते हैं, आप जो है वो अपनी नजर में हीरो है, दुनिया की नजर में विलन। ये तो इसीलिए तो इतना अमेजिंग टेक्स्ट है, हर कोई ग्रे शेड्स में, कब वो हीरो बनते हैं, कब वो विलन हो जाते हैं, किसकी नजर से हीरो है, किसकी नजर से विलन है। एक सीन में यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है आपको विलन लगने लगे, क्योंकि मैं एक सीन में बोलता हूं कि तुमने एक भी आदमी को मेरिट पे नहीं मारा है कृष्ण, तुमने सबको छल से मारा, भीष्म को, द्रोण को, मुझे, कर्ण को। तुम क्या अपने आप को योद्धा बोलते हो? You have broken every law of the Kshatriyas. So when you know these backstories, आप definitely character को better portray कर सकते हैं। ये जो मतलब ये जितनी भी बात आपने बोली दुर्योधन का पूरा कैरेक्टर, ये आप बोल रहे हैं दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, Exactly. है ना? क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी ये टॉपिक ऐसे होते हैं थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। So I'm saying Krishna is God. Krishna is the most respected. I am personally a very big Christian devotee. लेकिन अगर दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुमने छल करके हराया है। So that is why it's so amazing महाभारत। हर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो जब अपनी कथा सुनाता है तो तुम्हें लगता है नहीं वही सही है, बाकी सब, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस को कन्विंस कर लो अगर कि आपके कैरेक्टर को माने, देन आई थिंक इट्स अ जॉब वेल डन। That's the best part for an actor's life, I think. अगर एक लाइव प्ले में आपने कन्विंस कर दिया कि Absolutely. जो मैंने बोला वो सही है। महाभारत क्योंकि आप थिएटर में कर रहे हैं अभी जया, सो महाभारत के ऊपर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 2-3 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। एक तो अलाइन है अपने राजामौली साहब का, एंड एक अभी आमिर खान साहब ने भी बोला है कि मैं बनाऊंगा। आपको क्या लगता है इनमें से कौन ज्यादा बेटर रहेगा महाभारत को बनाने के लिए? ये तो मेरे अभी कहना बहुत मुश्किल होता है, अभी तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज बहुत बड़े बड़े मेकर्स होते हैं, कई बार दे गो रॉन्ग, और कई बार वो छोटे मेकर्स होते हैं वो बहुत अच्छा बना लेते हैं। सो इट विल आल्सो डिपेंड, हम थोड़ा सा कुछ तो पता चले कौन कास्ट है, कैसा कर रहे हैं, एंड आल्सो राइटिंग। भाई महाभारत अगेन इज अ ग्रंथ, उसकी क्या स्क्रिप्ट है, किसके एंगल से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। 2.5 घंटे की फिल्म बनाना उस पे 3 घंटे की, इट विल बी टफ। एंड आल्सो बिकॉज रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जो है B.R. चोपड़ा की महाभारत का, वो इतना स्ट्रांग है, बट दे ऑल्सो हैड द ऑप्शन, बिकॉज टीवी था तो हर किसी को बहुत इलेबोरेटली, बहुत अच्छी तरह दिखा सकते। अभी यहाँ पे छोटे छोटे कैरेक्टर्स होंगे, सो और पता नहीं CGI और क्या ग्राफिक्स और इनका AI वगैरह को कितना यूज करेंगे, तो अभी तो देखो प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेट्स सी। आमिर खान हैज मोस्टली डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क। जो उसका प्रोडक्शन हाउस है, उससे द फिल्म्स दैट हैव कम आउट आर मोस्टली क्वाइट नाइस। एंड राजामौली तो ऑफ कोर्स इट्स लार्जर देन लाइफ, ह्यूज, बहुत ही अलग लेवल पे माउंट करेंगे। एज सच तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कौन सी बेटर होगी, एज सच तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मुझे कोई कास्ट करेगा क्या उनमें से, बिकॉज आई वुड लव टू बी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। जो कास्ट करोगे मैं उसी को प्रमोट करूंगा, कहूंगा यही हमारी अच्छी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप महाभारत में क्या दुर्योधन ही प्ले करना चाहेंगे अगर कास्ट किया जाए तो, या कोई और कैरेक्टर? डिपेंड करता है ना बहुत, क्या किसका कैसा है रोल। एवरी पार्ट इन महाभारत इज सो गुड। डिपेंड करता है कि उसका कितना दिख रहा है, क्या आ रहा है, स्क्रिप्ट किसके पॉइंट से। एवरी कैरेक्टर इज सो पावरफुल। जैसे हमारे प्ले में लाइक भीष्म इज नॉट दैट पावरफुल जितना कि B.R. चोपड़ा की में मुकेश खन्ना में आइकन, Ayushman Bhava and all that. He though became Bhishma Pitama. His production house is also called Bhishma Productions, if I'm not wrong. So I'm saying all these things will depend upon the script. Script देख के आपको पता चलता है कि आप कौन सा रोल उसमें करना चाहिए. I don't know whether I would have liked to do Duryodhan, but इसमें जो है तो फैंटास्टिक है मेरे प्ले में, और B.R. चोपड़ा की में, पुनीत सर वाले में भी
इट वॉज द बेस्ट पार्ट, आई डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स। तो वैसा कुछ मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नहीं भी हो तो भी भाई आप कहीं भी मिल जाए, हम लोग एज एक्टर्स, इफ यू गेट अ गुड पार्ट एनी गुड फिल्म विच विल बिकम लाइक एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल ही आप मोर देन हैप्पी। पर मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स से। अभी तुमने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, तब सोचता हूँ कोई तो मिले इसमें से। हाँ हाँ सर, कोई पॉडकास्ट देख ही ले हमारी, कॉल कर ले। हाँ हाँ, मेरी पॉडकास्ट डायरेक्टर्स वगैरह तो देख ही लेते हैं सर। आशीर्वाद है आप जैसे लोगों का, दुआ है साथ में हमेशा से रही है, कर रहे हैं काम। मैंने तो जब से मैं तुम्हारे साथ मैंने पहली बार तुम्हें देखा था व्हेन यू वर द एसोसिएट डायरेक्टर, तब से मुझे पता था दैट यू विल डू समथिंग ऑन योर ओन वेरी सून, एंड very soon you'll be very successful in it. थैंक My यू good सर, wishes are there. I think you should succeed, do very well. थैंक यू सर। सर का मैं ऑडियंस को एक बार फिर बता देता हूँ कि सर का जो प्ले है वो आ रहा है जया, अ म्यूजिकल, रॉक म्यूजिकल प्ले। एड्रेस एक बार आप सर जो वेन्यू एक बार बता दीजिए, डेट्स फिर से। ये सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम है बांद्रा में, बड़ा फेमस ऑडिटोरियम है, वहां पे है 20th और 21st ऑफ सितंबर, इसी महीने। जो ट्रेलर है, जो यूट्यूब पे ट्रेलर है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर लेना। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया, मतलब एक अगर डिफरेंट, तुमने ट्रेलर देखा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि है वो महाभारत ही, बस हम कर रहे हैं हाँ, उसको स्टेज। मतलब वो जो म्यूजिकल, मैं पहली बार, मतलब मैंने म्यूजिकल उधर के भी देखे हैं, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक म्यूजिकल थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस दे रहा है। हाँ, एंड यू शुड कम, एंड अगर इफ यू आर इन द सिटी कभी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। डेफिनेटली सर। सो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया काफी दिनों से बातें होते होते। फाइनली हो ही गया। हाँ, वेरी गुड, आई थॉरली एंजॉयड इट। मुझे आपसे मतलब फ्रैंकली इतने टाइम बाद इतना फ्रैंकली बात करके, और आपका मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वहां पे भी, सेट पे भी ज्यादातर जो लोग थे, ज्यादातर का ही रहता था अपने काम में बिजी है, वैनिटी में, ये वो सब, लेकिन आपके साथ बात एकदम हार्ट टू हार्ट होती है ना, वो बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। टॉपिक चल रहा है तो चल रहा है। एनीवे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था हमारा एक खास सफर विक्रांत सर के साथ। उनकी आवाज ने हमारे बचपन की यादों से लेकर आज तक की ब्लॉकबस्टर्स तक सबको सुर दिया है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो भाई इसको लाइक करो, शेयर करो। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।